4 लाख पेशेंट स्क्रीन करें वो इंदौर में स्क्रीन करें। कई लोगों की मन में ये सोच रहती है, अगर हमने टेस्ट करवाया और कोई सा कैंसर निकल आया तो। अर्लीस्ट कोलोनिक कैंसर की इंफॉर्मेशन भी स्टूल से डिराइव की जा सकती है। She is the first guest at the Pharma Daily podcast who has ever received Padma Bhushan Dr. S.K. Mukherjee Award in 2013. Nothing teaches you more than patience. Like hematology, now the equipments are so advanced. Bigger labs में artificial intelligence के यूज से काफी इंफॉर्मेशन मशीन के थ्रू मिल जाती है। जब आप इंदौर के पेशेंट्स के वाइटल साइंस या लैब टेस्ट के रिपोर्ट्स देखते हैं तो क्या आपने कोई वियर्ड सा ट्रेंड देखा है यहाँ के खान पान तौर तरीकों की वजह से कि हमारी यंग जनरेशन में इनफर्टिलिटी के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। एज अ कपल व्हाट आर द टेस्ट दैट द पर्सन शुड गो थ्रू? हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। एंड आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं। तो आप सोचेंगे ये पढ़ के क्यों बता रही है, बिकॉज हर कहानी, हर स्टोरी इज सो लॉन्ग दैट आई हैव टू नरेट। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा इनके बारे में। सो दिस guest here that we have today, we are privileged to host an extraordinary healthcare visionary, Dr. Vinita Kothari, who's MBBS MD Pathology. She is the founder of Central Labs Indore, and it is the first NABL accredited and CAP proficient diagnostic center of Indore. And Dr. Kothari has revolutionized the diagnostic services across Indore, not only Madhya Pradesh but entire central India. She is our very favorite because she has been felicitated by one of our heroes, our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. And she is the first guest at the Pharma Daily podcast who has ever received Padma Bhushan Dr. S.K. Mukherjee Award in 2013. Through her groundbreaking initiatives like Health of Indore and Healthy Bharat initiative, ma'am has set a benchmark for affordable as well as high quality healthcare. So welcome ma'am to our podcast. We are very delighted to have you. Please आप अपने अंदाज में हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। थैंक यू मिताली। सो अगर मैं एक सेंटेंस में कहना चाहूँ तो मैं वो पैथोलॉजिस्ट हूँ जो पैशनेट हूँ अपने सब्जेक्ट के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के थ्रू करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एकदम शुरुआत की आपकी जो जर्नी है वहाँ से बात करना शुरू करते हैं। हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी आपने कैसे इतनी सारी मंजिलें हासिल की हैं। तो आपके जो एमबीबीएस के डेज थे, सबसे पहले तो आपने एमबीबीएस क्यों चुना, उसके बाद एमडी पैथोलॉजी ही क्यों चुना, उसके पीछे के क्या रीजंस थे वो बताइए। अच्छा, तो ये बहुत ही हमारी जनरेशन की एक रूटीन स्टोरी हुआ करती थी कि पेरेंट्स और इन लॉज बच्चों के या डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते थे। तो एमबीबीएस तो ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ दो ही प्रोफेशंस बहुत इम्प्रेस करते थे, एक आर्मी मैन और एक डॉक्टर्स, क्योंकि मुझे लगता था कि यही प्रोफेशन है जिसमें आप अर्न तो करते हो लेकिन आप सोसाइटी को कुछ करके दे भी सकते हो। सो यू कैन अचीव बोथ थ्रू दिस। ओके, तो आप हमेशा से ही सर्विसेज देना और समाज सेवा टाइप करना चाहते थे। हाँ, राइट, ओके। एंड मैम, फिर आपने सेंट्रल लैब्स जो बिल्ड किया, उसकी कहानी आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए, और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई सेंट्रल लैब्स इंदौर की? तो मिताली ऐसे था कि मैंने अपने पैथोलॉजी प्रोफेशन में इंडिया और अब्रॉड काफ़ी ट्रेनिंग भी की और वेरियस इंस्टीट्यूट्स को सर्व भी किया। यूके में गिलफोर्ड काउंटी हॉस्पिटल से फेलोशिप की, टाटा मेमोरियल इंडिया में। उसके अलावा मैंने जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उस केईएम और साइन हॉस्पिटल जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल थे, और जब मैं इंदौर शिफ्ट हुई तो कैंसर केयर ट्रस्ट जो एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल था, और उसके बाद सीएचएल अपोलो हॉस्पिटल जो उस समय का सेमी कॉरपोरेट टाइप का हॉस्पिटल था। सब इंस्टीट्यूट्स और सब वैरायटी में सर्व करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कोई भी सिस्टम
परफेक्ट नहीं था पेशेंट के एंगल से। जब गवर्नमेंट में मैं काम करती थी तो मुझे लगा था कि फंड्स की डेफिशिएंसी के कारण डायग्नोस्टिक अफेक्टेड है, पर जब मैं कॉरपोरेट में आई तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो लोग इसलिए टेस्ट शुरू नहीं कर पाते थे क्योंकि वो किट पूरी यूज़ नहीं होती थी, और अल्टीमेटली वो फिर पेशेंट को महंगा पड़ता था, तो वो लोग प्रेफर करते थे टेस्ट सैंपल्स को बॉम्बे, दिल्ली या कोई मेट्रो में भेजना। पेशेंट के लिए उसका नुकसान ये था कि उनको दिनों दिन रिपोर्ट आने के लिए रुकना पड़ता था, कई बार एडमिट रहना पड़ता था। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेट में एक ऐसी रेफरेंस लैब बनाई जाए जहाँ पर टेस्ट, स्पेशलिटी टेस्ट, जिसमें ज़्यादा रूटीन लैब्स का इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि मार्जिन्स भी नहीं होती है और करना भी डिफ़िकल्ट होता है, एक्सपर्टाइज लगता है। तो क्यों ना मैं ऐसा एक सेंटर क्रिएट करूं ताकि पेशेंट को टाइमली रिपोर्ट मिल जाए। ओके, वाओ, दैट इज अमेजिंग कि आप हमेशा से पेशेंट सेफ्टी के बारे में सोचते आए हैं। um, अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है और वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत कॉमन हो गया है और हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इनफैक्ट हम फेमिनिज्म के दौर में हैं, तो हमेशा से औरतें अब आगे बढ़ रही हैं पहले के ज़माने के कंपैरिजन में। बट आप 2 डेकेड पुराने प्रोफेशन को बिलोंग करते हो और आप बहुत पहले से इस काम में आगे हो। तो जब आपने शुरू किया था सेंट्रल लैब्स, दैट टाइम यू वर एन वुमन एंटरप्रेन्योर, तो उस टाइम क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी ये सारा सेटअप करने के लिए? तो मैंने कोई फॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं सिर्फ पैशन पे काम करती थी। मेरे विजन क्लियर था कि मुझे पेशेंट्स को हेल्प करना है और कुछ अफोर्डेबल क्वालिटी डायग्नोस्टिक पे काम करना है। तो उस समय 2001 के ऑनवर्ड्स pathology private practice was dominated by males and females were only doing job, राइट। क्योंकि it was not only taken as a profession, to some extent it required entrepreneurship which was more uh, the forte of male. So I think keeping patient in mind and patient advantage in mind, entrepreneurship का जो लेबल है वो ऑटोमेटिकली लग गया। ओके, दैट इज अमेजिंग। तो अगर हम आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन लें, आज के जो जनरेशन के लोग हैं, इफ अ पर्सन वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन पैथोलॉजी, स्पेशली इन इंदौर और इन एमपी या हमारी कंट्री में कहीं पर भी, तो उनके लिए एक रोड मैप आप बता सकते हैं कैसे इसे शुरू किया जा सकता है? देखिए कि पैथोलॉजी इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी। डायग्नोस्टिक्स के बिना ट्रीटमेंट प्रॉपर संभव नहीं है। तो फर्स्ट थिंग आई विल लाइक टू टेल द यंग पैथोलॉजिस्ट दैट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू हैव चोजन अ वेरी राइट सब्जेक्ट। नाउ यू मस्ट बी हेयरिंग लॉट ऑफ स्टोरीज कि बिकॉज कॉरपोरेट लैब्स इतनी आ गई हैं and they, because they have a lot of funds and they can show off, they can have very polished type of centers, तो जो यंग पैथोलॉजिस्ट है उसको स्टैंड अलोन लैब करने में एक फियर हो सकता है। लेकिन अब मैं क्योंकि कॉरपोरेट के साथ भी पिछले 5 साल से पूरी तरह जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि नो वन कैन रिप्लेस यू और क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर प्रैक्टिस if you are honest to your patient and to your profession. जो पर्सनल टच एक लोकल पैथोलॉजिस्ट अपनी लैब के थ्रू अपने पेशेंट्स को दे सकता है, it is, pathology is not about only giving out the reports what you get in your machine. It is also about interpretation and correlating. So if you can do that, no one can stop you from succeeding in your profession. मैम, सेंट्रल लैब्स जो है वो हमारे इंदौर की पहली एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब है। तो आपको इस एक्रेडिटेशन को पूरा करने का ख्याल कैसे आया? हाउ डिड यू गेट मोटिवेटेड टू दैट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एनएबीएल? क्या आप बता सकते हैं? तो जब मैंने डिसाइड किया कि
मुझे अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक बनाना है। तो ऐसा नहीं था कि पहला कोई लैब आया जो अफोर्डेबल रेट्स पे काम कर रहा था। हमारे यहाँ एमवाई हॉस्पिटल है या गीता भवन ट्रस्ट हॉस्पिटल है या कई चैरिटेबल लैब्स थी ऑलरेडी। लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि क्योंकि उनके क्वालिटी सर्टिफाइड नहीं थी और कंसिस्टेंट नहीं थी, तो जो डॉक्टर्स हैं अगर वो चाहें भी कि उनका पेशेंट का कम रेट में काम हो जाए, पर वो रिपोर्ट की रिलायबिलिटी पर डिपेंड नहीं कर पाते थे और इसलिए वो पेशेंट्स को प्राइवेट या कॉरपोरेट लैब्स में रेफ़र करते थे, जहाँ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता। तो एक तरफ तो अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक था पर उसकी क्वालिटी एश्योर्ड नहीं थी, और एक तरफ कॉरपोरेट लैब्स थी जिनकी जो सर्टिफाइड थी, जहाँ क्वालिटी वाइज काम ठीक हो रहा था, लेकिन उनके रेट्स बहुत ज़्यादा था। तो मैंने डिसाइड किया कि इफ़ आई विल वर्क ऑन अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक, फर्स्ट थिंग इज़ आई विल सी टू इट कि सारे क्वालिटी हाईएस्ट सर्टिफिकेशंस लैब के पास हों। सिस्टम ऑफ क्वालिटी शुड बी इन प्लेस एंड ओनली देन आई विल बी एबल टू हेल्प द पेशेंट एज आई वांट टू। NABL हिंदी में बोलूँ तो राष्ट्रीय प्रत्यार्पण बोर्ड है। जब मैंने 2005 में CHL अपोलो हॉस्पिटल की लैब को NABL एक्रेडिटेड किया था, तब मध्य प्रदेश की वो पहली लैब थी। और जब मैंने सेंट्रल लैब शुरू किया तो फ्रॉम डे वन हमने उसको NABL सर्टिफाई और कैप प्रोफिशिएंट किया। और इन सब इसमें थर्ड पार्टी ऑडिटर्स आते हैं जो क्वालिटी को चेक करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द country and for CAP from across the world. And there are set norms of quality जो वो चेक करते हैं और उसी के बाद वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे फार्मा हो या मेडिसिन हो उसमें। और आजकल आप देख ही रहे हैं NABH for the hospital has also become. So that is actually a guidance to follow proper quality norms. राइट, ओके। मैम, इंदौर जो है पोहे जलेबी का शहर कहलाता है और हम पूरे इंडिया में फेमस हैं। वी आर नोन एज द फूड कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जब आप इंदौर के पेशेंट्स के वाइटल साइंस या लैब टेस्ट के रिपोर्ट्स देखते हैं, तो क्या आपने कोई वियर्ड सा ट्रेंड देखा है यहाँ के खान पान के तौर तरीकों की वजह से? तो मैंने प्रीडोमिनेंटली जो अभी 4 लाख पेशेंट स्क्रीन करें वो इंदौर में स्क्रीन करें। ओके। पर हमने करीब करीब 5-6 स्टेट्स में भी हेल्थ स्क्रीनिंग की है। तो बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है। एवरेज इंदौर के जितना ख़राब है उतना ही ऑलमोस्ट बाहर का ख़राब है। ओके। तो शायद हम खाने से ज़्यादा खिलाते ज़्यादा है। राइट। ओके, ग्रेट। मैम, हम थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं हम। क्या आप बता सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज पैथोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मेनली, एंड एक पैथोलॉजिस्ट का एग्जैक्ट काम क्या रहता है? पैथोलॉजी मीन्स डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस। पैथोलॉजिस्ट जो है उसको इट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट। पैथोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हमको बायोकेमिस्ट्री, मतलब बॉडी के ब्लड में जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो भी सीखने को मिलता है। हेमाटोलॉजी जिसमें जो आप एनीमिया, ल्यूकीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स सुनते हैं वो हेमाटोलॉजी में आता है। माइक्रोबायोलॉजी की भी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर भी की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने कोविड के बारे में सुना है, उसी तरह कई वायरसेस होते हैं तो उनका DNA या RNA डिटेक्शन एक स्पेसिफिक फील्ड है, उसकी ट्रेनिंग भी पैथोलॉजिस्ट को दी जाती है। एक क्लिनिकल पैथोलॉजी कहा जाता है जिसमें आप यूरिन, स्टूल, क्योंकि ये सैंपल्स सुनना तो बहुत आसान है पर यूरिन को हम कहते हैं कि ये एक किडनी की बायोप्सी जितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है, सो इफ डन प्रॉपरली।
Likewise, stool can give you lot of information, and in fact earliest colonic cancer की information भी stool से derive की जा सकती है. तो इस तरह से पैथोलॉजी का बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम और स्कोप है. उसके अलावा क्वालिटी इन पैथोलॉजी इज नाउ अ डिफरेंट इमर्जिंग ब्रांच. हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी भी एक ब्रांच है जिसमें आप ऑपरेशन के बाद जो टुकड़े निकालते हैं या सेल्स एस्पिरेट करते हैं उससे कैंसर या अन्य बीमारियां जानने के लिए जो ब्रांच है उसको सर्जिकल पैथोलॉजी. एंड मैम व्हाट एग्जैक्टली इज द टास्क ऑफ द पैथोलॉजिस्ट, लाइक अगर हम एक पूरे दिनचर्या की बात करें, द होल डेली रूटीन ऑफ अ पैथोलॉजिस्ट इन पर्सन, वो क्या क्या स्टेप्स होती हैं जो वो फॉलो करते हैं? तो पैथोलॉजिस्ट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. जितना भी ऑटोमेशन अब आ गया है, अगर बायोकेमिस्ट्री में आप लैब में आएंगे तो सिर्फ ट्यूब का ढक्कन खोल के और ट्यूब रखना है, बाकी सब रोबोट करते हैं. ओके. मैनुअल पेपेटिंग कुछ भी नहीं है, मैनुअल एरर के कोई चांसेस नहीं है. पर वो शुरू करने के पहले, पेशेंट का सैंपल शुरू करने के पहले क्वालिटी कंट्रोल्स रन करना है, उसको इंटरप्रेट करना है कि इज द मशीन गोइंग टू गिव द राइट रिजल्ट, बिकॉज यू नेवर नो किस लेवल पे क्वालिटी ऑटोमेशन में अफेक्ट हो जाए और आपको पता भी ना पड़े. तो पैथोलॉजिस्ट का रोल रहता है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज टू चेक ऑल द क्वालिटी कंट्रोल्स एंड वेदर दे आर फॉलोइंग एज पर एक्सपेक्टेशन. अगर कहीं भी फेलियर है तो फिर उसका जो करेक्टिव एक्शन है, फिर से मशीन को कैलिब्रेट करना या हर लेवल पे चेक करना, वो पैथोलॉजिस्ट का रोल है. उसके बाद लाइक हेमाटोलॉजी, नाउ द इक्विपमेंट्स आर सो एडवांस कि बिगर लैब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से काफ़ी इंफॉर्मेशन मशीन के थ्रू मिल जाती है. लेकिन उसको क्रॉस चेक करना, अगर किसी का लेबल आ गया है कि ल्यूकीमिया हो सकता है या मलेरिया है, तो वो स्लाइड्स पैथोलॉजिस्ट को देखनी होती है. तो सेकंड रोल वो है. लाइकवाइज हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी जो है, जो खास करके कैंसर की स्टडी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत एक्सटेंसिव लेने के बाद ही पर्सन रिपोर्ट कर सकता है. वो अभी उसके लिए कोई रोबोटिक सॉल्यूशन नहीं है. वो पूरा पैथोलॉजिस्ट को मैन्युअली हर स्लाइड को चेक करना पड़ता है, ग्रॉस को देखना पड़ता है. मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स में भी क्वालिटी और इंटरप्रिटेशन इम्पॉर्टेंट है. सो पैथोलॉजिस्ट का इसके अलावा लैब का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. और पेशेंट को अभी जो डिमांड्स इस तरह से बढ़ते जा रही है कि पेशेंट वांट इंस्टेंट एंड फास्ट रिजल्ट्स and want to show the clinician the same day. तो क्लिनिशियन से अगर कुछ एबनॉर्मल रिपोर्ट्स आ रही है, डिस्कस करना, क्लिनिकल फाइंडिंग्स पता करना और कोरिलेशन है या नहीं, या आगे कोई और टेस्ट का सजेशन देना है, ये सब पैथोलॉजिस्ट का. एंड इवन जैसे कि आपने बताया, इवन इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन से लेके ऑल द स्टेप्स दैट यू मेंशन, ये सब भी पैथोलॉजी के ही वर्क डेजिग्नेशन के अंदर आते हैं. हाँ, क्वालिटी मैनेजर के अंडर आता है. पैथोलॉजिस्ट में चूज टू बी अ क्वालिटी मैनेजर और मैं जस्ट चूज टू चेक द वर्क ऑफ क्वालिटी. ओके मैम, हमारी जो ऑडियंस है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स भी देखते हैं हमारे पॉडकास्ट को. तो अगर इंडिया में किसी को पैथोलॉजिस्ट या फ्लेबोटोमिस्ट बनना है तो उसके लिए इंडिया में क्या पढ़ाई करना पड़ती है, क्या आप वो बता सकते हैं? तो फ्लेबोटोमी मतलब मेकिंग अ होल इन वेन. Okay, right. So Wow, you put it so gracefully. Wow. So phlebotomist, after 12th there are various courses available जिसमें आप फ्लेबोटोमी सीख सकते हैं और फ्लेबोटोमी से रिलेटेड सर्टिफिकेट ले सकते हैं एंड यू कैन बी अ फ्लेबोटोमिस्ट. उसके अगर टेक्नीशियन बनना है, टेक्नीशियन कैन ऑल्सो डू फ्लेबोटोमी. So they can do 1 year certificate course, 2 year certificate course or 3 year. So CMLT, BMLT, DMLT, ऐसे various courses हैं. अगर आप पैथोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको MBBS करना है और उसके बाद MD को सेलेक्ट करना है, MD in pathology. Nowadays MD in microbiology is a different branch. You can also be a molecular scientist.
after MSc or after MBBS. So now the things are super specialty, and therefore you have to decide initially and choose. जब हमने पैथोलॉजी किया था तो एमडी पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की हमको डिग्री मिलती थी, एंड देन लाइक आई वेंट टू गिलफोर्ड टू लर्न सर्जिकल पैथ. फिर मुझे टाटा में भी सर्जिकल पैथ के लिए अलग से जाना पड़ा, आईसीएमआर में हिमैट के लिए अलग से जाना पड़ा. सो देयर वाज नो सच फैसिलिटी, बट नाउ यू कैन चूज द ब्रांच एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर दैट ब्रांच. Okay. So, ma'am, what is your advice to the next generation who is doing or planning to pursue their MBBS degrees and the future doctors of India? So I think one thing which I am noticing while interacting with students or trying to train them is we are now falling in clinical acumen. Okay. हम जब MBBS कर रहे हैं तो इस चीज़ का टेंशन लेते हैं कि पढ़ें और फिर MD के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कर लें. सो पीपल आर ऑल द टाइम विद द बुक्स, बट नथिंग टीचेस यू मोर देन अ पेशेंट. So you have to spend time with patient, you have to watch your seniors treating and learn from them. So मेरा advice ये है कि अगर आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो थियोरी के अलावा प्रैक्टिकल पे भी आपको इक्वल ध्यान देना है, and be prepared for hard work. Don't compare yourself with engineers or other branches, because you have to be on duty 24/7. Right. So, ma'am, according to you, what is the best thing about being a pathologist? What keeps you on your toes? Oh, I find it one of the most useful branch for the society, क्योंकि जितने भी डायग्नोसिस हैं, अगर पेशेंट को कोई भी बीमारी है और उसने बेस्ट क्लिनिशियन को भी दिखा दिया, the clinician won't be able to treat you without your reports. Nowadays it is an era of evidence based medicine. तो उनको evidence, they can think that probably with reasonable confidence कि इस पेशेंट को ये पर्टिकुलर बीमारी है, पर उसको वाकई है या नहीं वो only through test it will get confirmed. So not only this is one of the most important branch, pathology and radiology, for exact and accurate treatment. It is also the responsibility of pathologist to give a correct report, क्योंकि आप जो भी रिपोर्ट देंगे उसके बेसिस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाएगा. एंड देन स्पेशली इन सर्जिकल पैथोलॉजी इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आपने किसी को कैंसर बोल दिया और उसको कैंसर नहीं है या वाइस वर्सा, तो it will be havoc. Likewise, in all the departments of pathology, accurate diagnosis is very, very important, and therefore conforming to quality norms is extremely important. Not to contradict my own question, but is there also the worst side of pathology being a pathologist? जब आप ऐसे disease trends देखते हैं जैसे कि pandemic like COVID-19 or heart attacks in very young people, what is the feeling that you get as a doctor when you see such kind of trends? Okay, so as a doctor, I think it is my personal responsibility to see if there is a change in trend. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. इंदौर स्वच्छ जब 7वीं बार आया जी. तो वो पेपर पढ़ते हुए देयर वाज अ प्राइड, एंड आई वाज अवेयर थ्रू माय डाटा दैट बिकॉज ऑफ द क्लीनलीनेस continuously I was seeing fall in dengue, chikungunya, malaria, typhoid, jaundice in Indore. So that was a positive thing. But at the same time, I was observing that lifestyle diseases, young heart attacks, and many young diabetics I'm seeing in my lab much more than I used to earlier see. So one reason was because of COVID, people got aware, but also because of viral infection of COVID-19, there were new problems which arose in the body. So अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड विच वी आर सीइंग नाउ इज लॉट ऑफ इंक्रीज इन लाइफस्टाइल डिजीजेस. एंड अर्लियर द इम्प्रेशन वाज
कि 50 के बाद बीमारियां होती है या 50 के बाद, बिकॉज पीपल यूज टू गेट एडमिटेड दैट टाइम, बट एक्चुअली द डिजीज स्टार्ट नॉकिंग you and giving you silent signals much earlier, and that you come to know if you do your health screening. राइट। मैम आपने जैसे अभी मेंशन किया था अबाउट द रोबोटिक्स दैट हैव बीन स्टार्टेड बीइंग यूजिंग इन दी पैथोलॉजी प्रोफेशन, तो आने वाले टाइम में हम रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज को पैथोलॉजी में कैसे इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, कैसे हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में? तो काफ़ी हद तक पैथोलॉजी इज़ दैट फॉर्चुनेट सब्जेक्ट जिसमें रोबोटिक्स और एआई का यूज़ ऑलरेडी रैम्पेंट है। ओके। ऑटोमेशन आपको अब तो छोटी मिडिल साइज लैब में भी मिलेगा। सो अर्लियर द ट्रेंड वाज दैट पीपल हैड टू एक्चुअली पिपेट द रिएजेंट, राइट। एंड वेरी मच पर्सन डिपेंडेंट कि अगर पिपेटिंग गलत कर दी तो डाइल्यूशन गलत हो जाएगा, रिपोर्ट गलत है। सो वी नाउ ऑलरेडी हैव full automated system. AI is in vogue. Our machines give us lot of information, signals, flaps saying that this patient can have this particular problem. So जो 1000 पेशेंट के मेरे को 30,000 टेस्ट करने हो तो 2 लोग मिलके कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन। वाओ। वेर इफ आई टेल यू व्हाइल आई वाज स्टडीइंग एमवाई में इतने काम के लिए कम से कम 30-40 लोग लगते थे। मैम इंडिया में पेशेंट्स जो हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने से बहुत घबराते हैं। कई लोगों की मन में ये सोच रहती है कि अगर हमने टेस्ट करवाया और कोई सा कैंसर निकल आया तो, अगर कोई सी बड़ी गंभीर बीमारी निकल आई तो वो सोचते हैं ये एक तरीके का टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। जब तक कोई प्रॉब्लम ना आ जाए रियल में या डॉक्टर ही ना कह दे कि टेस्ट कराओ, तब तक टेस्ट कराने से हमेशा झिझकते हैं। तो हम हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की जो आदत है वो कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? तो मैंने इस चीज़ को बहुत गहराई से स्टडी किया कि क्यों हमारे पॉपुलेशन हेल्थ चेकअप्स बहुत कम करती हैं, और करते भी हैं तो मेल्स of the family were more into health checkup rather than females. So I concluded that it was the cost. We had अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फिजिकली नहीं लग रही है या वेग प्रॉब्लम है, जो वो बीमारी है वो नहीं समझ पा रहा है, जैसे डायबिटीज़ में कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है, दे टेक टायर्डनेस एज अ एज रिलेटेड थिंग, तो उनको लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है, एंड स्पेशली हमारा मिडिल क्लास ज़्यादा बल्क में है, तो ये एक्स्ट्रा खर्च क्यों करें, या करेंगे जब ज़रूरत होगी। लेकिन जब हमने हेल्थ ऑफ इंदौर अब हेल्थ ऑफ नेशन में 4 लाख लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की, तो लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया, और उसका एक सिंपल सॉल्यूशन था, और मेल्स और फीमेल्स ने इक्वली पार्टिसिपेट, and that was because we made it extremely affordable. So अगर cost prohibitive ना हो तो I think awareness अब gradually आ रही है कि health checkup करना चाहिए। जहाँ तक ये concept है, मैं आपसे fully agree करती हूँ कि अभी भी मुझे कई patients ये बोलते हैं कि हम नहीं कराते क्योंकि अगर कुछ निकल आया तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि कुछ निकल आया, जब आपको बीमारी अभी डायग्नोस नहीं हुई है, अर्ली स्टेज में निकल आया, तो आप पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। अगर ये हार्ट रिलेटेड है, किडनी रिलेटेड है, लिवर रिलेटेड है, डायबिटीज़ रिलेटेड है, तो इसको बिना दवाई के आप रिवर्स कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव है माइल्ड, तो आप बिना दवाई के रिवर्स कर, तो ये तो करना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है। अगर आप आंख बंद करके उस डिजीज़ का होने का वेट करेंगे, तब तक इतनी देर हो गई होगी कि आप बिना दवाई के अपने आप को ठीक नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कई बार आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़े। कैंसर में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैंसर हमारे यहाँ स्टेज 1 पे बहुत रेयर डायग्नोस होता है। जब
जबकि अब इतने जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं कि आप एक डीएनए भी आपकी बॉडी में कैंसर का हो, आप उसी स्टेज पे पकड़ सकते हैं और पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। तो क्यों उसको, और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर लेट स्टेज पे अगर आप कोई भी डिजीज को पकड़ते हैं तो वो आपने जितना बचाया हेल्थ स्क्रीनिंग में उससे 100 गुना ज़्यादा आपका खर्च हो जाएगा। राइट। मैम, यंग पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इंदौर में, पूरे सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से ऐसे डिजीज ट्रेंड्स हैं जो आप आजकल के 20s और 30s के एज ग्रुप में देख रहे हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी जब हमने 4 लाख पॉपुलेशन का किया तो इनिशियली हमने उसको वेरियस पैरामीटर्स के एंगल से स्टडी किया। तो वो उसमें सोशो इकोनॉमिक वाइज भी था, रिलीजन वाइज भी था, एज वाइज भी था। और जब मैंने 18 to 30 ईयर ऑफ एज का डाटा देखा तो इट वाज सो शॉकिंग कि उनमें प्री डायबिटीज 1 in 4 में निकला, 30% हाइपरटेंसिव निकले और कोलेस्ट्रॉल का यूं का बढ़ा था। तो जो हम सुनते हैं कि अचानक हार्ट अटैक आ गया, तो बॉडी कुछ भी अचानक नहीं करती है, डेफिनेटली उसमें पहले बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसको आपने इग्नोर किया था। तो यूथ में जब इनिशियल पायलट में हमने ये पाया तो हमने उसको फॉर यूथ 50,000 यूथ का प्रोजेक्ट 2 दिन में पूरा किया, covering various universities, colleges, and in that study we also studied the sleep pattern, the food habits, the psychological status of the person, and we found that the youth is under tremendous stress. स्लीप बिल्कुल 60% लोगों में नॉर्मल स्लीप नहीं थी, फूड हैबिट्स बहुत इरेटिक थी। ऑल दीज थिंग्स एंड द स्ट्रेस पाइल अप टू कॉज डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड अदर लाइफस्टाइल डिजीज। मैम, जैसा आपने अभी मेंशन किया कि यूथ के अंदर स्पेशली 20s 30s के जो लोग हैं, स्ट्रेस देखा जा रहा है और हेल्थ कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, तो आप कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो रेकमेंड करेंगी जो यूथ को स्पेशली या तो एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर एक बार तो मिनिमम कराते ही रहना चाहिए? तो जो अभी तक का हमारा डाटा है, और अगर लो बजट में अपनी आप हेल्थ स्क्रीनिंग कराते हैं तो एक बार साल में HbA1c और शुगर करा लें, लिपिड प्रोफाइल करा लें। ये भी देखा जा रहा है कि यूथ में अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह की हैबिट भी है, तो ये चेंजेस बहुत जल्दी लिवर पे भी आते हैं। तो अपना लिवर प्रोफाइल या SGPT बेसिक कर ले, और रीनल डिजीज ना हो उसके लिए एक बार क्रिएटिनिन स्क्रीन करें। एक बार आप अपना पूरा प्रोफाइल करने के बाद नेक्स्ट ईयर जो एबनॉर्मेलिटी आई थी, अगर सिग्निफिकेंट, अगर बजट इज अ कंस्ट्रेंट, तो सिर्फ वो वाले टेस्ट भी करा सकते हैं। ओके मैम, आपने जो डेटा अभी शेयर किया उसमें यू मेंशन कि सोशो इकोनॉमिक बेसिस पर भी आपने हेल्थ ट्रेंड्स देखे, और मैं अपनी क्यूरोसिटी के लिए जानना चाहती हूँ कि रिलीजन बेसिस पर भी आपने क्या डिफरेंस देखा कि अलग अलग धर्मों में जो हम अलग अलग खाने की हैबिट्स फॉलो करते हैं, तो क्या डिफरेंस पाया आपने कि उन पर्टिकुलर पेशेंट्स के लैब डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स किस तरीके से डिफरेंट मिले? तो ये रिलीजन एक्चुअली, ये पूरा हेल्थ ऑफ इंदौर और नेशन का मोटिवेशन मुझे एक कम्युनिटी की स्टडी से आया। मैं पिछले 10 साल से 10 साल पहले हमने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने पूरी कम्युनिटी के हेल्थ चेकअप कराए थे इंदौर में, और उस समय उनका जो डाटा था वो बहुत स्कैरी था। करीब 67% लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम थी, काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर डायबिटिक्स थे, किडनी डिजीज थी, विटामिन डी डेफिशिएंसी थी, B12 डेफिशिएंसी थी। तो उनकी कम्युनिटी ने उस डाटा को बहुत सीरियसली लिया, और शाम का खाना उनके यहाँ मस्जिद से घर जाता है, तो उस डाटा के बेसिस पे उन्होंने फूड चेंज किया, डाइट चेंज की। और जब इस बार 10 साल बाद हमने 2022 में हेल्थ ऑफ इंदौर शुरू किया तो उनका डाटा बहुत एनकरेजिंग था। फ्रॉम 67% द प्रॉब्लम फेल टू 13%। वाओ। सो दैट वाज द रियलाइजेशन एंड दैट वाज द रीजन कि मैंने सोचा कि कम्युनिटी कैन एक्चुअली टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी
and with passion change their people's health in a positive way. तो इस बार जब मैंने बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लिया तो विद कंसेंट हमने कम्युनिटी वाइज भी उसको सेग्रीगेट किया और बहुत सारे मिथ्स ब्रेक हुए। एक कम्युनिटी जो वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, एंड हु हैव द बेस्ट डाइट प्लान, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक है, जी। उनके डाटा बहुत स्कैरी निकले। और so the reason is lack of awareness, and when there is affordability and especially मैंने देखा मिडिल क्लास में, because they're busy earning and working, health takes a side course. अगर जो हमारा डाटा था सोशो इकोनॉमिक वाइज, उसमें जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में लोग थे, बिकॉज दे आर डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, राइट। उनका डाटा बेटर था। और जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था, उनका भी डाटा अच्छा था, बिकॉज दे स्पेंड एंड दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर हेल्थ। राइट। बट जो मेजॉरिटी हमारा मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, उनका डाटा सबसे खराब था। ओके। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया की सारी ही रिलीजन्स की या कम्युनिटीज़ की, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हम सभी व्रत उपवास करते हैं। फास्टिंग इज़ द वे ऑफ इंडिया। सो व्हाई डू वी स्टिल हैव दिस ट्रेंड कि डेटा खराब है, स्पेशली फ्रॉम द कम्युनिटीज़ हु आर आइदर completely vegetarian or they are refraining from having some particular food items? So our study is continuous and ongoing. पर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैन कम्युनिटी में एक त्योहार होता है पर्यूषण के, जी। and that's a week where people try to fast as much as they can, और meditate भी करते हैं in the form of prayers. तो I was expecting कि अगर मैं पर्यूषण के दौरान जो लोग स्थानक मंदिर रेगुलर जाते हैं, हु आर बिलीवर्स, उनका मैं टेस्ट करूंगी तो आई विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, बिकॉज आई थॉट कि दे आर फास्टिंग एंड ऑल्सो दे आर स्ट्रेस फ्री, और दे हैव लेस स्ट्रेस बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन प्रेयर्स। आई वॉज शॉक्ड मिताली Okay. कि पर्यूषण के एंड में जो रिजल्ट्स थे वो डे वन ऑफ पर्यूषण, मतलब बिफोर पर्यूषण स्टार्टेड, उन लोगों का सैंपल लिया गया, एंड लास्ट 2 days ऑफ पर्यूषण हमने उनका सैंपल लिया, एंड द रिजल्ट वाज स्टिल वर्स। Okay. एंड व्हेन वी एनालाइज्ड एंड व्हेन वी वेंट इन डिटेल, पता पड़ा कि ऑल्दो अनलाइक अदर हिंदू कम्युनिटी, जैनिज्म में आप 36 आवर्स का फास्टिंग करते हैं। Right. एक दिन पहले शाम को 6 बजे से खाना बंद कर देते हैं, और पूरा अगला दिन फास्टिंग होता है, और उसके तीसरे दिन 9 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद, आप कुछ सूर्य उदय के बाद आप खाते हैं। सो इट इज अ लॉन्ग फास्टिंग। इन अदर रिलीजियस कम्युनिटीज, स्पेशली हिंदूज में, देयर सर्टन फलाहार जो अलाउड होते हैं, या फिर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आलू से रिलेटेड या वो खा लेते हैं। तो हमने सोचा दिस विल बी द कम्युनिटी आइडियल टू सी द इम्पैक्ट ऑफ फास्ट। पर उस कम्युनिटी में भी एक धारणा और एक पारणा ये किया जाता है। जी। तो आप जिस दिन फास्ट कर रहे हो, उस दिन तो आपने कुछ नहीं खाया, पर उसके एक दिन पहले जब आपने प्लान कर लिया है कि आप अगले दिन या शाम 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, तो पीपल टेंड टू ईट वेरी हैवी, compensate for हाँ। the next 2 days. एंड तो वो दिल से उपवास नहीं हुआ ना, जी। वो एक आपने दिल से नहीं छोड़ा। हाँ। आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं उस दिन तो नहीं खाऊंगा, लेकिन उस दिन भूख ना लगे तो जितना हैवी हो जाए एक दिन पहले। और उसके बाद जब उपवास हो गया तो पारना इज वेरी रिलीजियस थिंग, एंड तो उसमें भी बहुत फैटी फूड हो जाता है, तो Right. आपका पूरा इम्पैक्ट वो खत्म हो जाता है। तो यही मेरी एक पायलट स्टडी है, हालांकि उसमें मैंने पर्यूषण में पाया।
ओके। मैम इंदौर में अभी प्रमाण सागर महाराज आए हुए हैं और हमने बात की थी पॉडकास्ट के पहले भी अबाउट स्पिरिचुअल लीडर्स, कैसे आजकल मेडिटेशन खासकर भावना योग बहुत फेमस हो गया है और स्पेशली इसके ऊपर यूएस में भी स्टडीज़ चल रही हैं। इवन नासा इज़ डूइंग स्टडीज़ ऑन टेस्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हेन यू आर डूइंग भावना योग, तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैम अगर हम स्पिरिचुअली मेडिटेशन और अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करते हैं, तो क्या आपने देखा है जैसे आपने मेंशन किया कि जो हाईली बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न्ड या हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो स्पेंड भी करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। हैव यू सीन कि अगर लोग स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, मेडिटेशन फॉलो करते हैं, सो देयर आर बेटरमेंट्स इन देयर हेल्थ रिजल्ट्स? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिताली, और ये बहुत यूनिक चीज़ है हमारी कंट्री कि वी आर फॉर्चुनेट टू हैव स्पिरिचुअल पीपल अराउंड एंड सो इजीली एक्सेसिबल, यस। है ना। तो और काफ़ी बिलीवर्स भी हैं हमारे यहाँ। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, तो आपने प्रमाण सागर जी महाराज साहब का बोला। मैं भावना योग पर आईसीएमआर के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से रिसर्च भी कर रही हूँ लाइफस्टाइल डिजीज। हमने शुरू में एक पायलट स्टडी की थी जिसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। सो नाउ वी आर डूइंग इट अक्रॉस द कंट्री, देयर आर पार्टिसिपेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग। I think there is nothing like making use of this treasure which we have. ओके। क्योंकि अगर आप भावना योग स्पेसिफिक बात करें तो इट इज अ योग अबाउट ग्रेटिट्यूड, एंड नाउ देयर हैव बीन मेनी स्टडीज कि व्हाट यू थिंक affects your body function. राइट। So your CNS gives messages which definitely affect your hormonal balances and other things. So when you are connecting with something like Bhavna Yoga या प्रेक्षा योग, जो calmness easily आप इन processes से सीख जाते हैं, that affects your cortisol levels, your sugar levels for sure, and it is evidence. ओके। मैम बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत से लेकर अभी तक एक कॉमन फ्रेज सुना है, जिसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द कॉज। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर स्क्रीनिंग के कॉन्सेप्ट को हम एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बट हमारी सोसाइटी इसके बहुत अगेंस्ट है। तो हम कैसे थ्रू सेंट्रल लैब्स एंड थ्रू योर कम्युनिकेशन कैसे हमारी सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं कि पहले तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर स्क्रीनिंग जो है ये एक कॉन्सेप्ट है और इसे हमें हमारी सोसाइटी में इम्बाइब भी कराना है, तो हाउ कैन वी डू दैट? So I think this is what I have been working for years now. और इसका एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल इंदौर ने क्रिएट किया है, जो शुरू में हेल्थ ऑफ इंदौर के नाम से अब हेल्थ ऑफ नेशन है। जिसमें जैसे इंदौर की बात करें तो सांसद शंकर लालवानी जी। सो यू नीड अ पॉलिटिशियन हु इज विजनरी, you need government support, you need medical fraternity support, तो हमारा जो IMA है, and you need community to participate, so you need to connect with community leaders and our saints. तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हम एक यूनिक मॉडल इंदौर में क्रिएट कर पाए, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने भी मनसुख मांडविया जी आए थे तो उन्होंने कहा कि ये मैं नेशनल पॉलिसी में इसको इनकलकेट करूँगा, और उन्होंने हमारा डाटा हमें बुलाकर आईसीएमआर और सीनियर साइंटिस्ट मीट में भी प्रेजेंट कराया था। इसके अलावा जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो सेंट्स हैं, उनको दे आर नाउ वेरी एजुकेटेड एंड एलीट एंड अवेयर, सो दे जस्ट डोंट थिंक कि सिर्फ धर्म स्प्रेड करना ही है, दे हैव टेकन इट इनटू कंसिडरेशन कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए फिजिकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट, तो अब वो उसकी भी बात करने लगे हैं। सो द मोर द इन्फ्लुएंसर्स टॉक अबाउट दिस, द मोर इट विल सक्सीड। और जो इंदौर का मॉडल है वो रेप्लिकेबल है, दूसरी सिटीज़ भी इसको फॉलो कर सकती हैं। जैसे बोहरा कम्युनिटी ने पहले हमारे साथ इंदौर में किया था,
अब उन्होंने इंडिया में हमारे साथ करीब करीब 5 स्टेट हमने कवर किए हैं। रूल ये है कि अगर आपको मौला के दर्शन करने हैं सैयदाना साहब के, तो पहले आपको अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग के बारकोड दिखाना है हमारा। वाओ। सो दैट हैज मोटिवेटेड द कम्युनिटी। जब हम उनको रिपोर्ट्स देते हैं, वो डिटेल एनालिसिस रहते हैं, एंड देन देयर टीम ऑफ डॉक्टर्स एक्चुअली कॉल and motivate and take care of their community. So that is one community which has taken it across the country. और अभी हमसे दुबई और अफ्रीका के लिए भी वो बात कर रहे थे. So they are doing for their international community members. जैन कम्युनिटी को जब ये पता पड़ा, so now they are coming up with one of the biggest state of art center in Indore. Okay. For preventive health, and I am sure और उसमें सब saints की blessings है. Okay. तो I am sure कि this model will help keep Indorians healthy, and then this will be replicated in other parts of the country, and we hope to make nation healthy out of it. Wow. I think this is the main motto behind your Healthy Bharat initiative, Yes. right? Ma'am, if we decode preventive health screening bit by bit, can you recommend कि कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं जो करवाना चाहिए? प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग में क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं? तो देखिए, कोई भी डिजीज होती है तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन फैक्टर इज जेनेटिक फैक्टर. सो से इफ यू बिलोंग टू अ फैमिली, आपके घर में कोई हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज है या कैंसर, तो आपको डेफिनेटली नॉर्मल लोगों से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिजीज हो सकती है. सो दैट इज वन क्राइटेरिया वेयर यू शुड चूज दोज टेस्ट इन योर हेल्थ चेकअप. दूसरा है कि लाइफस्टाइल डिजीज. सो इफ योर प्रोफेशन इज नॉट एनकरेजिंग योर फिजिकल वर्क, अगर आपको एक चेयर पे ही बैठ के काम करना है या आपका फिजिकल वर्क बहुत कम है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस होने के चांसेस से बचने के लिए जैसे लिपिड प्रोफाइल है, डायबिटिक प्रोफाइल है, लिवर प्रोफाइल है, किडनी प्रोफाइल है, ये वाले टेस्ट जरूर करना चाहिए. अभी हमने हेल्थ ऑफ इंदौर में 100 रुपीज़ का एक पैकेज बनाया जिसमें भी स्क्रीन हार्ट डिजीज, we screen kidney disease, we screen liver disease. So we do one test which is most important for screening. Suppose creatinine करते हैं हम किडनी के लिए और GFR for screening. अब अगर creatinine abnormal आया तो फिर आपको उसका रीजन फाइंड करने के लिए पूरा प्रोफाइल करना है. But say if it is normal, then you don't need to spend much. So we have seen to it that even in 100 rupees, person gets a substantial information if he cannot afford bigger profile. ओके. अगर हम कैंसर की बात करें तो आज के ज़माने में हर एक घर में या हर एक परिवार में मिनिमम एक पेशेंट कैंसर का होना बहुत कॉमन हो गया है. तो हमारी सोसाइटी में जनरली जहाँ तक मैंने सुना है बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कभी कोई कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाए. जितना मैंने लोगों के कहने से सुना है, हमेशा जिसका भी कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है हमारे रिलेटिव्स में या किसी में भी, तो सुनने में आता है कि अरे उन्हें कैंसर है और वो 3rd स्टेज में निकला. कैंसर है और फाइनल स्टेज है कैंसर की. तो इतना लेट क्यों हो जाते हैं हम कैंसर को डिटेक्ट करने में? क्या ऐसे अर्ली साइंस हैं जो हमें बता सकते कि शायद कैंसर हो सकता है इस पर्सन को, और उससे रिलेटेड कौन से टेस्ट हमें कराना चाहिए रेगुलरली? तो कैंसर दो तरह के हैं. Okay. एक वो कैंसर्स हैं जो जेनेटिक हैं या जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में जिसको आप फील कर सकते हैं. प्रॉब्लम कैंसर के साथ ये है कि पेनलेस होता है. Right. तो अगर ब्रेस्ट में किसी फीमेल को गठान है भी तो वो उसको क्योंकि पेन नहीं है तो वो उसको इग्नोर कर देती या रादर ध्यान ही नहीं देते. अब अगर हम क्योंकि हर कैंसर का डिफरेंट वे है, तो फीमेल कैंसर्स पे हम आते हैं. तो अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो चीपेस्ट एंड इजीएस्ट वे इज कि आप ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करना सीख लें. अगर आप रोज अपने पाम ऑफ हैंड से ब्रेस्ट को पैल्पेट करेंगे
तो जब नॉर्मल ब्रेस्ट को आप पहचान जाएंगे तो थोड़ी भी छोटी भी गठान होगी तो आपको फील हो जाएगी। अगर जरा भी गठान लगती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये डर के रुक नहीं जाना है कि इसमें कुछ निकल आया तो, क्योंकि अगर वो छोटी है तो आप मान के चलिए कि वो 100% क्योर कर पाएंगे। अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्शन का फ़ायदा ये है कि पेशेंट को लेस टॉर्चर है और ऑलमोस्ट क्योरेबल है मोस्ट ऑफ द। अगर हम सर्वाइकल कैंसर की फीमेल्स में बात करें तो एक टेस्ट होता है पैप्समिया कर, जो कि गायनिकोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट आपको कर सकते हैं। अगर उसमें कैंसर के 10 साल पहले आपको चेंजेस आने लगते हैं सेल्स में, वो डिटेक्ट हो जाते हैं और वो रिवर्स किए जा सकते हैं। तो एक सिंपल सा पैप्समिया करा लें। अगर आप 40 के ऊपर हैं तो मैमोग्राफी करा लें। एक बार रूटीन सोनोग्राफी करा लें, एब्डोमिनल स्क्रीनिंग, क्योंकि एब्डोमेन में जो पेट है आपका उसमें इतनी जगह होती है कि गठान अगर 2-3 सेंटीमीटर की बन भी गई तो बाहर से आपको पता नहीं पड़े। सो दैट यू विल कम टू नो ओनली थ्रू रेडियोलॉजी। तो एक बेसिक स्क्रीनिंग आप सोनोग्राफी से करा सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो अब अवेलेबल है और वो है आपके 2 ml ब्लड में आपकी बॉडी के 100-125 कैंसर स्क्रीन हो सकते हैं थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग, थ्रू जीनोमिक टेस्टिंग। सो नाउ दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। ऑल्सो देर इज अ टेस्ट कॉल्ड पर्सनल जीनोमिक एनालिसिस, वेरिन आप अपना सैंपल दें और आपको रूटीन में कैंसर एंड नॉन कैंसर ऑल्सो, कि आपको हार्ट डिजीज का कितना चांस है, आपको डायबिटीज का कितना चांस है, वो भी आपको पता पड़ सकता है। तो नाउ द साइंस इज मच एडवांस। आप अपने 2-3 ml के ब्लड में कर सकते हैं। ये टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप रूटीन स्क्रीनिंग कर सकते हैं। पर अगर घर में किसी को है या आपकी हैबिट्स ऐसी कुछ है, आप स्मोक करते हैं, आप ओरल कैंसर बहुत कॉमन है अगर टोबैको चूअर्स में, लंग कैंसर कॉमन है स्मोकर्स में एंड टोबैको चूअर्स में, तो टोबैको भी बहुत सारे कैंसर्स इंड्यूस करता है। तो अगर आप कंज्यूम करते हैं वो तो आप ही जान रहे हैं, तो फिर उससे रिलेटेड कैंसर स्क्रीनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट। मैम जहाँ तक हम हेल्थ डेटा की बात करते हैं, स्टेटिस्टिक्स टेल अस कि इंडिया नॉट ओनली बीइंग द लार्जेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज आल्सो बिकमिंग largest diabetic population of the world. Every one out of every 5 persons या people we can say is diabetic nowadays. So इस trend से हम भारत को कैसे बचा सकते हैं? ये बहुत बड़ा कंसर्न है कंट्री के लिए। नॉट ओनली दैट वी आर नाउ द what is our strength is that we are the youngest nation. Right. यूथ में ये प्रॉब्लम मिल रही है विच इज़ अ ग्रेट कंसर्न। जो हम सोच रहे हैं कि क्योंकि हम यंग नेशन है तो हम सबसे आगे निकल जाएंगे, पर अगर हमारा युवा हेल्दी ही नहीं रहा तो क्या डिजीज या बीमार युवा हमको आगे ले जा पाएगा? नहीं। दूसरा, लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो आप इंसिडेंस बोल रहे हैं उसका कारण ये है कि थोड़ा एफ्लुएंस आ गया है सोसाइटी में, फिजिकल वर्क करना बंद हो गया है और डाइट के प्रति हम जागरूक हैं। तो ओरल कैंसर के हम वर्ल्ड कैपिटल हैं, डायबिटीज़ के हम वर्ल्ड कैपिटल हैं, जो कि बहुत शर्म और दुख की बात है। इकोनॉमिकली इसका जो इम्पैक्ट होगा आगे वो हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा बुरी तरह से। तो ये मैं कहूँ कि हेल्थ स्क्रीनिंग करके अर्ली स्टेज पे रोकना जो कि पॉसिबल है। इसका पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर हम प्री डायबिटिक 1 in 4 या 1 in 5 हैं, लेकिन प्री डायबिटिस वो स्टेज है जब आप बिना ट्रीटमेंट के रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, डाइट पे कंट्रोल कर रहे हैं तो रुक जाएगा। तो ये इसका बहुत पॉजिटिव है कि अभी भी रोकना हमारे हाथ में। तो और इकोनॉमिकली हमारे देश के लिए मैं तो बोलती हूँ ये एक देशभक्ति भी है। आप पर्सनल फायदा तो कर ही रहे हैं पर आप उसको एक कंट्री के लिए भी सोच सकते हैं, अपने देश के लिए, कि हम इस तरह से देशभक्ति करें।
जैसे आपने प्री डायबिटिक कहा, और क्योंकि हम वर्ल्ड कैपिटल हैं डायबिटीज़ के, तो मैं डायबिटीज़ के बारे में आपसे स्पेशली बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैंने हेल्थ डेटा स्टडी किया था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर दिस पॉडकास्ट, तो 15.3% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक। तो डायबिटीज़ तो है ही, प्री डायबिटिक यानी जो होने वाले आने वाले 1-2 साल या 5 साल में डायबिटीज़ में फॉल कर जाएंगे, वो वाला पॉपुलेशन भी बहुत वास्ट है हमारे यहाँ। तो यंग पॉपुलेशन की स्पेशली अगर हम बात करें, तो कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो कराते रहने से कम पता चल जाएगा कि वो प्री डायबिटिक हैं, और कैसे, जैसे कि आपने मेंशन किया कि ये इरिवर्सिबल डिजीज है, अगर समय पर पता लगा ली जाए और हेल्थ कॉन्शियस हो जाए। हाँ हाँ, रिवर्सिबल डिजीज है, आई एम सो सॉरी। तो ये रिवर्सिबल डिजीज है, प्री डायबिटिक्स को कौन से टेस्ट कराते रहना चाहिए रेगुलरली, और कितने टाइम इंटरवल में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो देखिए, एक बहुत सस्ता टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर। ओके। हर जगह हर टेस्ट अवेलेबल नहीं होगा, पर मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि गांव में भी फास्टिंग ब्लड शुगर की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट हार्डली 20 रुपये से 40 रुपये 50 रुपये तक लैब्स चार्ज करें। तो आप एक बेसिक टेस्ट करा, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन आ रहा है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद, पीपीबीएस बोलते हैं, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, वो करा लें। तो ये चीपेस्ट टेस्ट है जो आप कहीं पर भी इंडिया में कर सकते हैं। अगर वो एब्नॉर्मल आ रहा है, रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है और इतनी एब्नॉर्मल नहीं है कि आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट का बोले, तो आप अपनी डाइट चेंज करके और एक्सरसाइज करके उसको टोटली रिवर्स कर सकते। दूसरा, अगर प्री डायबिटीज एग्जैक्टली जानना है तो एक टेस्ट होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c। वो आपकी 3 महीने का बॉडी का एवरेज शुगर आपको बताता है, और वो एक अर्लीस्ट और मोस्ट रिलायबल और इंटरनेशनल डायबिटिक सोसाइटी द्वारा मान्य टेस्ट है फॉर नोइंग प्री डायबिटीज। और प्री डायबिटीज मतलब डायबिटीज होने के पहले की स्टेज है। तो अगर इस स्टेज पे आपने कर लिया, लाइफस्टाइल रिवर्स कर ली, तो आप नॉन डायबिटिक हो जाए। तो HbA1c इज अनदर थिंग। यूरिन में शुगर आने लगती है अगर डायबिटीज ज़्यादा, अगर शुगर ज़्यादा है तो किडनी भी एक्सक्रीट करने लगती है, तो यूरिन शुगर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट है डायबिटीज। और जैसे कि आपने मेंशन किया फास्टिंग ब्लड शुगर, तो नॉन फास्टिंग और फास्टिंग ब्लड शुगर का जो टेस्ट है, उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, नॉन फास्टिंग में रेंज बड़ी होती है, नॉर्मल रेंज, क्योंकि अगर आप फास्ट नहीं कर रहे तो आपने जलेबी खाई थी या आपने सिर्फ पोहा खाया था, ये तो टेस्ट की रेंज वाइड रखने के बाद ही उसको नलीफाई किया जा सकता। फास्टिंग क्योंकि आप 10-12 घंटे से कुछ नहीं खाए हैं, तो उसकी जो रेंज है, कुछ लैब्स 100 अपर लिमिट देती है, कुछ 110, और लैब की लिमिट्स डिसाइड होती है बेस्ड ऑन द इक्विपमेंट दे आर यूजिंग। तो वो ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि खाने में वेरिएशन हो सकता है। तो रैंडम ब्लड शुगर से ज़्यादा रिलायबल फास्टिंग शुगर एंड पीपीबीएस। ओके। हमने फीमेल कैंसर्स की बात करी, बट अगर हम खराब लाइफस्टाइल की बात करें जिसकी वजह से यंग गर्ल्स में हमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इरेगुलर पीरियड्स और पीसीओडी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या ऐसे कुछ पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो यंग गर्ल्स के पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए, कि अगर वो साइंस एंड सिम्टम्स उन्हें दिख रहे हैं अपने बच्चों में, तो या तो वो टेस्ट कराएं या फिर अर्ली डिटेक्शन करें, ताकि बच्चों को शुरू से ही पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो? देखिए, पीसीओडी का वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन इज ओबेसिटी। ओके। और क्यों हमारी जनरेशन में पीसीओडी के पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट को इक्के दुक्के मिलते थे और अब उनकी ओपीडी भरी रहती है ऐसे पेशेंट। सो लाइफस्टाइल डिजीज जो इम्पेयर, जो अफेक्ट हुई है, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल बेसिकली मैं बोलना चाहूँगी जो अफेक्ट हुई है, उसके कारण लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। और उसमें ओबेसिटी, हार्मोन्स रिलेटेड, ओबेसिटी के कारण
हार्मोन का इफेक्ट होना और हार्मोन इरेगुलरिटी के कारण ओबेसिटी होना, दोनों ही इट्स अ एक साइकिल, रीजन है. इट्स अ राइट. विशियस साइकिल. सो आई थिंक इफ पेरेंट्स अपने बच्चों को वजन अगर बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें और हेल्दी फूड दें, जंक फूड ना दें. ये जंक फूड का हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट, इवन चाइल्डहुड ओबेसिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई. मैंने वेरियस स्कूल्स में सर्वे और हेल्थ चेक्स किए तो बहुत हाई नंबर में ओबीस बच्चे मिल रहे हैं, खास करके प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स में. इनके पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो उसी स्टेज पे बच्चे की ओबेसिटी रोकें. जो पूरे टाइम स्क्रीन टाइम जो बच्चे देते हैं और ग्राउंड पे खेलना बंद हो गया, वो उनकी हेल्थ को बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है और अल्टीमेटली ये पीसीओडी और लाइफस्टाइल डिजीजेस में ही लैंड अप होना. तो अर्ली साइन अगर आप पूछेंगे तो वेट गेन. ओके. पीसीओडी के डिस्कशन को आई वांट टू एक्सटेंड इट मोर. लाइक ऑन सोशल मीडिया इफ वी सी पीसीओडी के को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं. लाइक देर इज़ वन ऑप्शन सीड साइकिलिंग, ट्रेडिशनल और देसी नुस्खे की गोंद की राब पीना चाहिए, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भी बहुत सारे सीड्स के शेक्स बना के और सीड साइकिलिंग या पीसीओडी गमीज के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं. तो आप क्या तरीका रेकमेंड करते हैं अगर किसी को पीसीओडी है तो व्हाट शुड बी कंज्यूम्ड? तो जो हमारी सोसाइटी है उसमें प्रिवेंशन पे कम गौर है और ट्रीटमेंट पे ज़्यादा है. और इनफैक्ट मेडिकल प्रैक्टिस भी डॉक्टर्स यूजुअली पेशेंट को डिजीज़ होने के बाद देखते हैं. इतना प्रिवेंशन पे हमारे यहाँ काम नहीं हुआ था. पीसीओडी की भी ये जो चीज़ें मार्केट हो रही हैं, देखिए कमर्शियल वर्ल्ड है. तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप रोज़ सुबह उठ के दौड़ें या योगा करें या वॉक करें या एरोबिक्स करें और कोई आके बोले कि आप तो ये गोली खा लो और उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आप इजी वे को रिजॉर्ट करना चाहते हैं. तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आपको कैलकुलेट करना है कि कितना कैलोरी इनटेक है आपका. अब बहुत इजीली आप कहीं से भी कैलकुलेटर देख सकते हैं, आप डाइट के कैलकुलेटर्स, कितना आपका कंजम्पशन है कैलोरी का और कितना आप उसको बर्न कर रहे हैं. तो आपको आइडियली तो ज़्यादा बर्न करना चाहिए अगर आप ओवरवेट हैं और आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पर अगर इजी वे में जाना है तो फिर ये सभी अपने अपने क्लेम्स लेके आपको एविडेंसेस देंगे. सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैलोरीज को बर्न करें, ओबेसिटी को प्रिवेंट करें. और वो सिर्फ आपको पीसीओडी से नहीं, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा. क्या आप पीसीओडी के लिए एक अलग शेक लेंगे और उसके बाद हार्ट डिजीज़ के लिए आपको कुछ अलग मार्केट होता हुआ दिख जाएगा, डायबिटीज़ के लिए अलग. तो आइडियल तो ये है कि हम फिट ही रहें ना. और मैं गारंटी से बोलती हूँ कि अगर आप उस फिटनेस के मोड में आ गए तो इट इज़ सो एडिक्टिव, यू विल रियली एंजॉय डूइंग दैट एंड फिर आपको ये सब दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पीसीओडी जो है ये आगे चल के एक बहुत ज़्यादा बड़ी डिजीज़ या प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे फीमेल इनफर्टिलिटीज़ बहुत देखने को मिलती है. इंदौर में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हम देखते हैं यंग पॉपुलेशन जो है वो प्रेगनेंसी और फैमिली प्लानिंग के लिए आजकल एक टेस्ट बहुत फेमस हो गया है. हर कोई बोलता है तुम अपना एएमएच टेस्ट करके रख लो. तो मैम एएमएच टेस्ट एग्जैक्टली क्या है, और साथ ही साथ क्या इससे सचमुच आप अपनी फर्टिलिटी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए. तो एएमएच है एंटी मुलेरियन हार्मोन और ये आपकी ओव्यूलेशन से रिलेट होता है डायरेक्ट. और ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा तो कंसीव करेगा पर्सन. तो एएमएच का इम्पोर्टेंस तो डेफिनेटली है इन केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी. और जहाँ तक हम देखें पूरे इंदौर में पहले कोई एक आध इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते थे, अब हर गली में आपको आईवीएफ सेंटर्स दिख रहे हैं.
तो उसका कारण है कि हमारी यंग जनरेशन में इनफर्टिलिटी के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा उसको सेनली एनालाइज करें तो इट इज़ ऑल अ मैड रश एंड मैड रन for achieving something in career, for ignoring a normal sexual life or leading a normal marital life. तो आपके मनी से जो खरीदे जा सकते हैं वो वाले शौक तो आप पूरे करते हैं, लेकिन आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी फर्टिलिटी साइकिल को अफेक्ट करती हैं। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस हैं, या फिर आप रात में कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं. So all this, your body also has a biological clock which has to be respected. And when you are ignoring that, all these things are coming in way. And yes, AMH can, it is not a screening test. लेकिन जिनमें प्रॉब्लम है उसमें AMH से गायनेकोलॉजिस्ट को एक फेयर आइडिया आ जाता है कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान करें. तो आप सोचेंगे मैं AMH करके रख लूँ तो और AMH वही बना रहेगा, ऐसा भी नहीं. Okay. So, like you said, कि India has not been a very much conscious country regarding prevention of health and diseases. So nowadays, the young couples, maybe many students would be watching this podcast. So through this platform, can you tell कि अगर कोई शादी करने वाला है, तो कौन से ऐसे tests हैं जो उन्हें कराना चाहिए? As a couple, what are the tests that the person should go through? ओके, सो हम ये बोलते हैं आजकल कि जनपत्री नहीं, रक्त कुंडली मिलाओ. हाँ, एग्जैक्टली. तो ऐसे कई टेस्ट हैं. बेसिकली थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो ब्लड की ऐसी कई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो अगर एक पार्टनर में है और दूसरे में नहीं है तो बच्चों में नहीं होगी. अगर दोनों में है, माइनर है, तो उनको क्लिनिकली पता नहीं पड़ेगा, पर व्हेन दे मैरी एंड देयर आर 50% चांस कि उनके बच्चे को वो पर्टिकुलर डिजीज फुल ब्लोन होगी. फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया. तो थैलेसीमिया आपने सुना है सिंधी कम्युनिटी में, पंजाबी कम्युनिटी में ज़्यादा कॉमन है. और उसमें एक जो एबनॉर्मेलिटी है, हीमोग्लोबिन में जो एबनॉर्मेलिटी है, वो अगर मदर और फादर दोनों में होगी तो बच्चा ज़िंदगी भर थैलेसीमिक मेजर होने के कारण ब्लड डिपेंडेंट होगा और फिर उसकी लाइफ ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी. इसी तरह तो एक तो ये हो गई हीमोग्लोबिनोपैथीज या जेनेटिक डिजीज़ेस की बात. ऐसी कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, हर ऑर्गन में ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो जेनेटिकली अफेक्टेड है. तो अगर आपने वो टेस्ट कर लिया तो एटलीस्ट अगर आप दोनों को नहीं है, चाहे माइनर ही हो, लेकिन दोनों को नहीं है, तो वो बच्चों में होने के चांसेस कम है. दूसरा, बिकॉज ऑफ सो मेनी हैबिट्स, आपको मैं तो एडवाइस करूँगी कि एक बार जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हैं जो ब्लड या सेक्स से ट्रांसफ़र हो सकती हैं, जैसे HIV है, HBsAg है, HCV है, ये भी स्क्रीन कर लेना चाहिए, so that you are consciously taking the decision of marrying someone who can land up into complication of these diseases, और वो आपको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो उसके बाद डिसीजन आपका है, पर एटलीस्ट यू विल नो दैट दिस इज द. Definitely. And even if they want to get married, at least they can plan their family accordingly. Yes. Right? Okay. मैम, पैथोलॉजी का एक स्ट्रीम है, काफ़ी हिडन है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, जिसे हम बायो बैंकिंग कहते हैं या बायो स्पेसिमेन बैंकिंग कहते हैं. तो एग्जैक्टली बायो बैंकिंग का मीनिंग क्या है और ये कैसे सोसाइटी के लिए यूजफुल है? तो ये हमारे एक मिथ है कि ये कुछ इलीगल सी चीज़ है या ठीक नहीं है. तो बायो बैंकिंग इज़ व्हाट? इट इज़ बायोलॉजिकल सैंपल को आप प्रिजर्व करें. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ब्लड, इट कैन बी योर टिश्यू, इट कैन बी यूरिन, इट कैन बी सलाइवा. तो आप अगर पेशेंट है और आपने सैंपल दिया है टेस्टिंग के लिए और उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी निकल आई है, तो आपका जो बचा हुआ सैंपल है कैन बी गिवन टू रिसर्च लैब्स, क्योंकि जब वो दवाई बनाएंगे या वो कुछ जेनेटिक स्टडी करना चाहते हैं
तो उनको डिजीज पेशेंट के सैंपल चाहिए. So it is in no way harming the patient actually, but it is helping the scientific and the research communities in a big way. तो आज जिन बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं है, इन्हीं बायो बैंक्स के थ्रू जो सैंपल्स हैं उन पे स्टडी करके हमको उसका ट्रीटमेंट मिलने वाला है. And ma'am, can you explain how biobanking is different from clinical trials that we perform for drug development, especially in the pharmaceutical companies whenever we want to launch a drug? तो कैसे दोनों चीजें आपस में अलग हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिताली. तो बायो बैंक मैंने जैसे बोला, इस जो आपका सैंपल निकल चुका है उस पर आप स्टडी कर रहे हो. बायो इज बायोलॉजिकल सैंपल एंड बैंक इज अ प्लेस वेर यू आर प्रिजर्विंग द थिंग एंड यू आर स्टोरिंग द थिंग फॉर रिसर्च. इसमें पेशेंट का किसी भी तरह से कोई हार्म नहीं. लेकिन क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं उसमें पेशेंट कोई जब नई मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री डेवलप करती है तो दे वांट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट. तो उसमें ज़रूर जो वेरियस टाइप ऑफ लिटिगेशंस हुए हैं पेशेंट की कंसेंट के बिना मेडिकल कॉलेजेस में वगैरह टेस्टिंग की गई है, उसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं. पर क्लिनिकल ट्रायल भी इलीगल नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि उसके बिना फार्मा इंडस्ट्री नए रिसर्चेस और नए फार्मा मॉलिक्यूल्स डेवलप ही नहीं कर सकती. सो बोथ आर राइट, बट दिस इज द डिफरेंस. राइट. अगर हम बायो बैंकिंग की बात करें तो इसमें करियर वाइज जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए क्या क्या स्कोप है? So I think this is a latest upcoming branch, and if you are one of the early person to join this, तो sky is the limit. Okay. Because the future, इंडिया का ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, हमारी पॉपुलेशन है, हमारे पास वैरायटी ऑफ डिजीजेस है, वैरायटी ऑफ every state is different. So wherever you are, in whichever part of the country, biobanking will give you a lot of career opportunities in future, because now the government has legalized it. Right. Ma'am, why do you think that every pathology or diagnostic center must now start doing biobanking for helping out the community? तो देखिए, I won't say every pathology lab or every center, because when you are banking the sample, it is based on the report which you have given. Say for example, liver disease पे कोई रिसर्च होना है, कोई मॉलिक्यूल बनना है, तो आपसे मांगा गया है कि रेज्ड लिवर एंजाइम्स वाले या रेज्ड बिलिरुबिन वाले सैंपल रिसर्चर को चाहिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इंटरनेशनल क्वालिटी नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए. तो एक्रेडिटेड लैब्स इज आई थिंक द फर्स्ट प्रायोरिटी. Yes, if you are accredited and if you have space and facility to store the biological sample, why not do it in the interest of community? You must do it. Okay. And ma'am, as you mentioned that now it has been legalized by the government. So what does the exact ICMR guidelines say regarding biobanking? So देखिए, अभी internationally तो the laws have been made for biobanking. हमारी कंट्री में अभी सब गाइडलाइंस आई हैं, बट यस ICMR हैज़ गिवन गाइडलाइंस. इसमें जो, अगर ये तो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन अगर मैं आपको प्रिलिम नहीं बताऊं तो पेशेंट का इंटरेस्ट, पेशेंट को ये इन्फॉर्मेशन कि हम उसके बचे हुए सैंपल को उसकी कंसेंट होना ज़रूरी है कि हम उसके बचे हुए सैंपल को साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं. और मेरा एक्सपीरियंस है कि पेशेंट कभी मना नहीं करते if they are explained in a proper way, because they are in a way helping the society. So all those ethical, then the quality norms, if all these are followed, I think these are what basically the crux of guidelines which ICMR is. Okay. Ma'am, talking about different age populations,
We have mostly covered the young generation, but talking about the middle-aged parents, or maybe soon to become grandparents, the older generations, what are the tests, diagnostic tests that they must keep on following and do the regular health checkups for? So I think over 18 year of age, almost everyone requires similar type of test profile. Okay. In younger age group, I will recommend more of genetic test because then they can take action at a right time. When जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स ये लिवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल, इलेक्ट्रोलाइट्स, vitamin D, B12, thyroid profile. These are the basic tests now available in almost all health packages. वो कर लेना चाहिए. पर if you are older age person, then specific to your problem also. Don't think that एक हेल्थ स्क्रीनिंग या एक हेल्थ चेकअप हमने करा लिया तो हमारी सारी बीमारी निकल आई. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट विच आर अवेलेबल एंड विच विल हेल्प यू इन डायग्नोसिस. जो ये हेल्थ पैकेजेस हैं, ये दीज आर बेस्ड ऑन व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ प्रॉब्लम, बट यू एज अ पर्सन मे हैव समथिंग मोर. तो अगर आपका सिम्टम्स हैं तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हेल्थ पैकेज चूज करने के पहले आप अपने फिजिशियन से भी सलाह ले लें कि और क्या एडिशनल टेस्ट आपके लिए जरूरी. Ma'am, does Central Lab provide, Central Lab, especially in Indore, provide any kind of health packages, screening packages to the patients? Oh yes, so we have health packages, as I said, for mass camps where affordability was an issue. 100 rupees से भी packages available हैं, and we try to not to earn out of health screening. That is my basic motto कि ये पेशेंट की ज़रूरत है ऐसा उसको लगता नहीं. तो इस वक्त उसका जितना कम खर्चा होगा और जितनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हम उसको दे पाएंगे वो उसके पूरे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सेंट्रल लैब में सब तरह के पैकेजेस, डिजीज स्पेसिफिक भी अवेलेबल हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड प्रोफाइल्स भी अवेलेबल हैं, पर्सनल जीनोमिक टेस्टिंग जो मैं आपसे बात कर रही थी वो भी अवेलेबल है. और उसको ज़िंदगी में एक ही बार करना है. तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि वंस फॉर ऑल यू कैन डू इट, कुछ ऐसे हैं कि आपको रेगुलर ईयरली करना चाहिए. और एज द एज ग्रोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ टेस्ट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड. तो अगर एक यंग बच्चा है, उसने 18 साल में एक बार हेल्थ स्क्रीन कर लिया और सब कुछ नॉर्मल है, उसकी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, तो वो 2 साल बाद भी कर सकता है. पर आपकी एज ज़्यादा है तो हो सकता है कुछ टेस्ट आपको 6 मंथली करने हैं या कुछ टेस्ट आपको ईयरली करने. ओके. मैम, आप कोविड-19 के टाइम के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? Especially everybody wanted to get screened for COVID. There were different kinds of tests that were coming. So what was your experience at that time at Central Labs Indore? So I think Central Lab was the first lab which started doing molecular testing, RT-PCR in Madhya Pradesh. And we were the only labs जिसके पास biosafety level 3 lab थी. So we were approached by Principal Secretary Health and all the health officials because that was a era of lot of scare and government controlled atmosphere. उसके उस टाइम पे हमने देखा था कि आई मीन द लैब वी यूज टू डू 3000 पर डे टेस्ट पर डे. सो यू कैन इमेजिन कि सडनली जो टेस्ट आपके लैब में 2 भी एक दिन में नहीं आते, वो 3000 आने लगे, तो कितना हैवी बर्डन ऑन द लैब ऑल्सो. एंड there were people who were just getting tested because of scare, and there were patient in the ICUs जिनके sample across all the hospitals were sending. So the priority had to be established. And जब ऐसे टेस्ट होते हैं इन्फेक्शन के, तो एक बहुत सिंपल पैरामीटर कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है
तो एक ही कोविड पॉजिटिव पेशेंट आईसीयू में भी हो सकता है या उसको कोई भी असर ना हो। मुझे खुद को 3 बार कोविड हुआ, लेकिन आई डिडंट नीड हॉस्पिटलाइजेशन और एनी मेडिसिन. आई जस्ट नीडेड प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अदर्स. So one has to understand that in such a crisis situation, हमारी तरफ से भी ह्यूमैनिटी बनती है कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको प्रायोरिटी पे टेस्ट किया जा सके. So one was this COVID testing. Another was chest CT scan. CT scan क्योंकि people were all dependent on what they were watching on media, on TV. और स्केयर का माहौल था, तो हमारे यहाँ 22 घंटे तक हम लोग लैब वाले भी काम करते थे और सीटी स्कैन में भी सुबह 2 बजे से 2 घंटे से मशीन को हम रेस्ट दे पाते थे, विच वॉज नेसेसरी. मतलब उसके बिना वो काम नहीं करेगी. सो खूब सारे अनइंडिकेटेड. सो वी यूज टू सिट एंड ट्राई टू काउंसिल द पेशेंट दैट यू डोंट रिक्वायर इट. फिर और कुछ लोगों को बहुत इमरजेंसी में चाहिए था. Likewise, there was this IL-6 और बहुत पॉपुलर टेस्ट हो गए थे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे for people to know that what is the extent of disease and whether they are going to land in complication. तो वो भी बहुत टेस्ट किए गए. पूरे इंडिया में किट्स का सप्लाई डिफ़िकल्ट हो गया था. दूसरे टेस्ट डी डायमर आपने सुना होगा जी. ये सब टेस्ट काफ़ी हुए थे. कोविड के बाद ऐसा नहीं है कि अभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं आते, पर वायरस म्यूटेट हो गया है. माइल्ड सिम्टम्स आते हैं जो सिर्फ सर्दी खांसी इतने तक ही लिमिटेड है, लंग को अफेक्ट नहीं करते. तो डेथ या मॉर्टेलिटी के चांसेस अभी कम हो गए. ओके मैम, आज का जो पॉडकास्ट है हमने इसमें बहुत सारी ऑथेंटिक एंड एक्रेडिशंस के बारे में नॉलेज लिया पैथोलॉजी से रिलेटेड, एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट कैन बी अ पायनियर फॉर स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज यंग पैथोलॉजिस्ट जो एम कर रहे हैं इसमें फ्यूचर बनाने का, स्पेशली बायो बैंकिंग में जाने का. तो मैम आपने अभी मेंशन किया था बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब, और साथ ही साथ जो कैप प्रोफिशिएंसी है, क्या आप इन दोनों की डेफिनेशंस भी समझा सकती हैं ऑडियंस को? तो देखिए, जब भी किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को टेस्ट किया जाता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब लैब टेस्ट करिए उस सैंपल को जिसमें कि वायरस है या टीबी बैक्टीरिया है, वो लैब एटमॉस्फियर को इन्फेक्ट ना करे. वो लैब के अंदर ही होना चाहिए. वो जो टेस्ट कर रहा है उसको भी इन्फेक्ट नहीं करना चाहिए. तो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, टू प्रोटेक्ट the surrounding and to protect the people who are working and to protect the community around, क्योंकि अगर हम एयर को क्लीन, मतलब एयर को स्टरलाइज करके हम रिलीज नहीं करेंगे तो ये तो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे और जहाँ एक आदमी को इन्फेक्ट होना था हजारों हो जाएंगे. सो बेस्ड ऑन द विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, scientific community has certain requirements of the level of biosafety at which it can be done. तो जो कोविड है वो बायोसेफ्टी लेवल 2 में भी किया जा सकता था, मतलब इट वाज सफिशिएंट, बट वी चोज टू डू इट इन बायोसेफ्टी लेवल 3 क्योंकि द वायरस वाज कंटिन्यूसली म्यूटेटिंग एंड एनी टाइम इट कुड हैव हैपेंड कि जो बायोसेफ्टी लेवल 2 का प्रोटेक्शन है वो वायरस क्रॉस कर दे और कम्युनिटी अफेक्ट हो जाए. सो दैट वाज द फोरसाइट. ऑल्सो टीबी का जो टेस्ट है वो बायोसेफ्टी लेवल 3 में ही होना चाहिए. 2 में या ओपन प्लेटफॉर्म्स में जो लोग करते हैं दे स्प्रेड ट्यूबरक्लोसिस. सो दैट वाज अनदर रीज़न. एंड थर्ड इज मिताली, अगर तुम देखोगे तो कंटिन्यूसली वी आर ऑब्जर्विंग दैट द वायरसेस आर गेटिंग मोर एंड मोर डेंजरस. पहले डेंगू आया था, फिर चिकनगुनिया आया, फिर स्वाइन फ्लू आया और उसके बाद हमने कोविड देखा. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सिचुएशन दैट द वायरसेस विल गो ऑन म्यूटेटिंग एंड एवरी टाइम द न्यू वायरस विल बी मोर डेंजरस और मोर विरुलेंट than the previous one. So when you are preparing a biosafety level 3 lab,
basically it is about the level of safety features which are incorporated in the lab to protect the atmosphere from virulence. तो खर्चा बढ़ जाता है, उसका मेंटेनेंस महंगा होता है, लेकिन आप उसको एक दिन में नहीं बना सकते. तो आज अगर हमने बना के रखा है तो फ्यूचर में सपोज यू नेवर नो विच मंथ एंड व्हेन देयर इज अनदर वायरस अटैक, एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर का अब तो जमाना है. सो दिस विल गो ऑन इन द वर्ल्ड. So we have to be prepared for a biosafety level where the testing can be done. And when the virus comes, there will be an emergency. और आपको BSL-3 लैब बनाने में ही 6-8 महीने लग जाते हैं. So this is a type of, preparedness to protect the citizens of Indore in case such a thing happens. Okay. There's a disease that we haven't talked about till now. It's known as thyroid. मतलब हम बहुत commonly बोलते हैं. The diseases are hyperthyroidism, hypothyroidism. So, what would you want to tell the audience about that? And please also, because this is a pathology special episode, please do mention कि what are the diagnostic tests and इसके क्या results हमें match करना चाहिए for being at a normal level. तो जब हमने हेल्थ स्क्रीनिंग किया बल्क में, सो आई वॉज रियली शॉक्ड. 12% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंदौर हैज रेज TSH levels. ठीक है, सो दैट इज एंड बॉर्डर लाइन रेस. सो दोज पीपल विल gradually land up into a proper full blown thyroid disease. They may require treatment. तो जो टेस्ट, सो अगर इफ say you want to spend the least, do at least TSH, because first change in the biochemical parameter if you have a thyroid disease will come in TSH first. तो TSH कर लीजिए. अगर TSH abnormal है तो TSH के साथ में free T3 free T4 कर सकते हैं. अगर ये सब बॉर्डर लाइन है, TSH बॉर्डर लाइन है, तो एक टेस्ट होता है एंटी TPO एंटीबॉडी. If you do that, TSH is borderline, anti-TPO antibody is normal, you don't require a treatment. You can just follow. क्योंकि थायराइड की बीमारी हो तभी TSH का लेवल बढ़ेगा, वो जरूरी नहीं. Borderline TSH levels can even rise in certain infection. It is non-specific. तो anti-TPO antibody normal है, तो आप ट्रीटमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन जस्ट फॉलो. बट इफ TSH इज बॉर्डरलाइन एंड anti-TPO इज रेज, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसल्ट अ फिजिशियन. अगर हम यंग अडल्ट्स की बात करें मैम, तो पार्टीज पब कल्चर बहुत कॉमन है. नॉट ओनली मेल्स बट ऑल्सो फीमेल पॉपुलेशन इज नाउअडेज इंडल्जिंग इनटू अल्कोहल, सिगरेट्स, हुक्का, सो मेनी अदर नशीले पदार्थ if we want to quote it. Right, so if we see about the disease trends or the lab data of such kind of people who are indulging in this, what is the trend that you find? इनके कौन कौन से vital signs आपको बढ़े हुए मिलते हैं? सबसे ज़्यादा मुझे फैटी लिवर एंड लिवर एंजाइम्स का रेस होना, अगर मैं क्रोनोलॉजिकली आपको बोलूँ तो वर्स्ट इज दिस. सेकंड इज डिरेंज लिपिड प्रोफाइल इन दिस पीपल. तो जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल कंजम्पशन से ट्राइग्लिसराइड अफेक्ट होगा, और ये सब एबनॉर्मल पैरामीटर्स अल्टीमेटली इस ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देंगे. और जो डिजीज़ आपको आनी ही नहीं थी या 60 साल के बाद आनी थी, वो हो सकता है आपको 30 साल के बाद आ जाए. सो दैट कैन बी अ फन फॉर अ लिटिल शॉर्टर पीरियड, बट देन उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट होगा और वो जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा in a negative way will be much more larger. So people have to think about it and they have to use their own intelligence. And I'm sure the young population is very intelligent. Just that they need to know and be aware that this temporary fun is causing which problem. They can, it is up to them to decide कि वो moderation से कुछ habit परस्यू भी करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, तो वो कितना होना चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए.
और वो उनको किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, whether they want to have that or not. So it is for them to, invite various diseases for a temporary fun, or be intelligent enough to evaluate, be sane, and decide then. See, it is their life and they have to decide. So I will not pass a verdict on whether they should do it or not, but I will definitely tell them that please be aware of all the likely complications and then take a decision. Okay. Ma'am, thank you for this advice. Using this platform to talk about a very taboo subject, male infertility. We come from a country and a society that did not believe in times that males are the real reason, which is the X and the Y sperm that decides what would be the gender of the baby or the fetus. Now we are in a era where we have tests for male infertility. So do you have any specific facilities for that in the central labs? Oh, so male infertility definitely is something which is not uncommon. And in infertile couples, when they are investigated, many a times it is the male factor. The test, fortunately, for male infertility is very cheap, very easily available, and that is semen analysis. So all they can do is test their sperm count and sperm motility and function, and know about the problem. So you will save a lot of cost on the investigation which you are doing for your female partner if you detect, and then both are curable, both have a treatment, and there should be, I think, I'm sure that the newer and the younger generation is not that biased and that patriarchal as it used to be in our era. Yes. So They I are think more people do accepting the accept. fact. Yeah, Yes. people accept. Okay. I guess I am very excited for the next thing that is coming up on the podcast. Generally, we create a rapid fire round for every guest. So, depending on their specialization, like you're a doctor, so I have some really health topics because we are in the era of, reels with 30-second or 60-second time span where it's the test that where can you really give that particular information, relevant information to the people in that limited time. So this rapid fire round is for that, and I'm going to ask you some questions where you will just have to name the things, or in a sentence you will have to answer. So would you like to do it? I'm okay Okay. with it. Okay, so let's start. Top 3 lab tests that every person should do for a healthy life. So I think the minimum one must do is blood sugar levels, um your cholesterol levels, especially the LDL cholesterol level. 12% of the population has thyroid problems, so I will suggest TSH also. Okay. Top 3 lab tests that every overweight person or obesity person must do. So again, it would be HbA1c, lipid profile, and also do your liver function test. Top 3 things that you suggest to avoid for a healthy lifestyle. Alcohol, drugs, and lack of exercise. Okay. Top 3 study tips that you want to give to MBBS students. So I think when you're studying, don't segregate theory from practical. Don't take practicals as a waste of time, because our education system is such that you are judged based on your markings. Because see, if you have entered and you have been intelligent enough to clear your medical entrance exam, you are an intelligent person and you are going to become a doctor, but then you have to be a good doctor. So the journey of doctor doesn't end by just being a doctor. When you enter the field, you will be judged based on your competence. And if you are a doctor with no patient, it is no fun. Right. Top 3 tips while choosing the MD specialization.
So it is based on your temperament. See, medical, you must never choose if you want to, if you just want to earn money. There are many other professions, easier, less hard work is required, maybe more analytical skill is required, where you can go if you want to earn money. If you really want to serve the humanity, the society, if that passion is in you, then you must choose medical. So that is one thing, because I've seen students entering into medical and then getting frustrated, or all throughout, even after 10 years of practice, they are complaining about the hard work and the salary structure and things like that. So be prepared for that. But I can assure you one thing, if you are a good doctor, you will get enough money also to have a reasonable lifestyle. So, and it is a profession which is still one of the most noble profession, and if you do it in a proper way, you will not only earn, you will be respected in the society. Top three food items to bring your lab reports in normal limits. So, lot of salads and fruits is less of fried food. So it is like what you should not do is Not more important. right these days. Also, you should analyze your diet and see a balance of protein, carbohydrate in your diet. So people take lot of carbohydrate rich diet, forgetting about the protein. And vegetarians especially, they think that protein is not available to them, but it is available in paneer, soya bean. So you must actually include that in your diet. Top three life skills that you want to teach the younger generation. So I think taking not taking stress too much, and don't think that life will always be a very rosy, you know, journey. So till you are with your parents, you are protected. But when you move out, then you are bound to face various types of problem, which is perfectly normal. प्रॉब्लम है तो उसको सेनली ले पाना और उससे अपनी हेल्थ को अफेक्ट नहीं होने देना, उससे अपने साइकोलॉजी उसको साइकोलॉजिकल डिजीज नहीं बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड इट इज़ इन योर हैंड. जस्ट सिट डाउन एंड थिंक अबाउट what you are trying to achieve and why, and is that problem so big that it is bigger than your existence. People resort to suicide because of certain problem. तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, आई थिंक. एंड देन एन्जॉइंग वॉट यू डू. बी पैशनेट. आपने चूज कर लिया है, उसको दिल से करो, तो वो बर्डन ही नहीं लगेगा आपको. एंड ऑफ कोर्स देन spend time for yourself and your family. Okay, that was a really sweet answer. Ma'am, what do you personally eat to stay active all day, and what are the things that you include in your diet? So see, don't take, it is not for young people, because now I will soon be a senior citizen, so my diet will be different from them. But my regular practice, if you ask me, is yoga in the morning, then aerobics, and taking without sugar, without milk, tea, and then one meal a day. So I am a follower of intermittent fasting. Okay. What is your advice to the young pathologists, especially? So young pathologists, you are very lucky that now super specialization has come into vogue. Earlier, for one person in MD pathology to learn specialties, they had to go to different hospitals. Request people may not get seats. Now there are a lot of opportunities available. Please see to it that you are excellent in at least one of the super specialty. That will help you in your career and in building your name.
and building the faith of the clinicians who will send you cases. Who is your role model? So there are two. Okay. I was extremely fond of APJ Kalam sir, and so he was my role model in the way his scientific journey was, and the way he used his knowledge even after he was not a president to help the students learn things and share his experiences. So he is number one. And my father is my biggest hero. Wow. Taking a slight deroute from the rapid fire round, there's a story how you met Dr. APJ Abdul Kalam and why he facilitated you. So, can you just tell us that? Okay, so so I think it was one of the luckiest day of my life where APJ Kalam sir had come for an award ceremony, and he was told about the affordable diagnostic vision on which I was working passionately. So I was invited by him and felicitated. Great. My next question is that after achieving so much success, like on the internet, you are one of the coolest doctors. You are available in government programs. You are also a part of your college. You are always on the alumni meet and portals and everywhere. So, after achieving so much success, what keeps you grounded so much? How can you be a humble person? So I think, like me, or the knowledge which I have, I'm sure many pathologists in the country have. So the only thing which may have made me different, as you say, is my passion to help the humanity. And that is something which is I alone could not have achieved. It is, uh, it is the help of my patients uh, and the entire administrative machinery, my family, and my colleagues. So, because the entire credit I cannot take it for myself, I have to be humble. You have brought two big projects like Health of Indore and Healthy Bharat Initiative. So, can you explain what are the programs about? So, the basic purpose, as we have been discussing today, is I observe that the hospitals are increasing in number, and it is definitely because they can foresee that lots of patients will require hospitals. So it's a hospital industry is again a type of commercial industry which look into the requirement and then try to give a solution. And I could see in my health checkups or in my free camps that people, when we give the report of say raised sugar or cholesterol, get a shock that they say that they had no symptoms, and on closely interviewing they will accept the fact that they were getting tired early. So many of the disease give you a very vague symptom. It can be just that you are not feeling well, and they assign it to overwork, sometimes to age. So I, and also during COVID, I observed that a lot of biopsies came to me for black fungus, जहाँ पे कि आपने सुना होगा कि पेशेंट ब्लाइंड हो जाता था, फिर ब्लैक फंगस ब्रेन में जाता था, एंड पेशेंट यूज टू डाई. Yes. And on investigating for black fungus, it was discovered that the patient sugar was 600, 700. और उनसे पूछो तो उनको पता ही नहीं था कि वो डायबिटिक है. So these diseases like diabetes they don't give only your raised sugar report. They can lead to stroke, they can lead to heart attack, they can affect your kidney, they can affect your eyes. तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन होने के पहले बॉडी में 10-15 साल आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, और उसको टेस्ट करना बहुत सस्ता भी है, ईजी भी है, और आपकी लाइफ भी बेहतर बनाने के लिए यू नो वन विल लाइक टू बी इन आईसीयू एंड द एंटायर फैमिली
and the person getting so much affected emotionally, financially. तो ये सब देख के मुझे लगा कि एक स्क्रीनिंग की ज़रूरत है. Let me see. Initially, I thought I will test 1 lakh people only, which is 5% population, adult population of Indore. That 5% statistically is very significant कि आपको इंदौर की हेल्थ की तासीर पता पड़ जाए. तो पहले साल हमने 1 लाख का डाटा लिया और उसमें जो 17% लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल, higher number of bad cholesterol, 30% hypertensives, 11%, 9 to 11% diabetics, 25% pre-diabetics. ये इतना स्कैरी डाटा था. और जो मैंने आपको बताया कि मेरे पास बोहरा कम्युनिटी का एग्जाम्पल था कि अगर लाइफस्टाइल डिजीज़ है भी तो डाइट और एक्सरसाइज और मेडिटेशन से रिवर्स कर सकते हैं. So that inspired me that why not do screening at a big scale. And let me tell you, ऐसा नहीं था कि जो पहली बार डायबिटिक पकड़े हमने इतने ह्यूज नंबर में हमने डायबिटिक्स और कोलेस्ट्रॉल हाइपरटेंसिव पकड़े, वो सब गरीब लोग ही थे या वो टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते. मेजॉरिटी ऑफ देम कुड अफोर्ड टेस्ट. एंड देयर वर मेनी इंडस्ट्री ओनर्स ऑल्सो जिनको अपनी लाइफ में पता नहीं कि वो डायबिटिक्स हैं, इतने बैडली डायबिटिक है. तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन दैट फर्स्ट टाइम इफ आई अप्रोच समवन एंड गिव हिम हिज बायोकेमिकल पैरामीटर्स, एट लीस्ट ही विल बी अवेयर. एंड खुशी की बात यह है कि जो फर्स्ट ईयर में हमने 1 लाख लोगों में 51% लोगों में प्रॉब्लम डिटेक्ट की. 30% of them on follow-up test reverted their reports to normal. Wow. So this really worked, and therefore then we decided, because it was very tiring, दिन रात कैंप्स करने हैं, पूरी लैब को हमेशा ही अलर्ट पे रहना है क्योंकि रूटीन पेशेंट्स भी इतने करने हैं और कैंप का काम करना है. लेकिन दिस वाज अ बिग इंस्पिरेशन दैट दिस थिंग इफ इट इज़ हेल्पिंग द कम्युनिटी. और हमने जो कैलकुलेट किया, जो डाटा फर्स्ट ईयर में आया, अगर उन लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज़ वो रिवर्स नहीं करते एंड दे कंटिन्यू विद द स्टाइल विच दे आर हैविंग एंड द डिजीज़ देयर प्रॉब्लम्स गो ऑन इंक्रीजिंग, इंदौर अकेले पे एनुअल एक्सपेंस बिकॉज ऑफ दिस 4,413 crores आएगा. सो यू कैन इमेजिन कंट्रीज इकोनॉमी. एक सिटी में अगर इतना खर्चा अगले 10-15 साल में, ये अनजाने में जो लोग गलतियां कर रहे हैं उसके कारण हो सकता है. जी. तो फ्यूचर कितना स्कैरी होगा फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. राइट. मैम, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ द पॉडकास्ट इन आवर मीटिंग आपने बात की थी कि पेशेंट्स जो हैं वो कई बार क्वारल करते हैं जब उनके टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं. तो क्या अपर लिमिट, लोअर लिमिट और नॉर्मल रेंज जो सेट है, लाइक यू मेंशन कि इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है वो वेरी कर सकता है अलग अलग लैब्स के अंदर. तो मैम व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड, क्या मान के चलना चाहिए हमें? तो पेशेंट जब रिपोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है, तो मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन डॉक्टर से पूछे बिना, आज मेरी शुगर 110 आपकी लैब में थी पर दूसरी लैब में 112 क्यों आ गई, यू नो. सो दे हैव टू अंडरस्टैंड, वन, डॉक्टर्स डोंट ट्रीट रिपोर्ट्स, दे ट्रीट यू, है ना. तो आपके सब सिम्टम्स के साथ आपके टेस्ट को जज किया जाएगा. दूसरा, मशीन्स, वैरायटी ऑफ मशीन्स, लाइक वी हैव इन आवर लैब जापानीज एंड अमेरिकन मशीन, but there are labs who are using Chinese equipment, or there are labs which are using Indian equipments. There are labs which are using semi-automatic machines where manual factor भी आ सकता है. तो अलग अलग तरह की मशीन हैं, अलग मेक्स हैं, और जो मशीन वाले हैं वो अपने मशीन के लिए रेंजेस सेट करके देते हैं. तो अगर आप वैल्यूज़ डिफरेंट है पर उस लैब की नॉर्मल रेंज में यहाँ भी हो और वहाँ भी हो, तो इट इज़ परफेक्टली फाइन. एंड दिस वेरिएशन हैपन्स इंटरनेशनली, इट इज़ नॉट
कि हमारी सिटी में कुछ हो गया। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी डिजीज़ेस में डायनल वेरिएशन होता है। अगर आप आपका थायराइड का टेस्ट सुबह 6 से 8 के बीच में कराएंगे तो दैट इज़ द टाइम व्हेन TSH इज़ ऑन पीक, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए आइडियल टाइम। अगर आप वो 11 बजे कराएंगे तो आपकी वैल्यू सेम पर्सन सेम लैब विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं है, उसमें बायोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं, डायनल वेरिएशन होते हैं, डे और नाइट में भी वैल्यूज़ डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारा भी एक सर्कैडियन रिदम है। कॉर्टिसोल लेवल भी मॉर्निंग 8 में अलग रहेगा, दोपहर में अलग रहेगा। तो कुछ टेस्ट के लिए तो टाइम भी इसीलिए स्पेसिफाई किए जाते हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन ये परफेक्टली नॉर्मल है। बॉडी कोई मशीन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि एक बार 11 की रिपोर्ट निकली तो पूरे दिन 11 ही निकली। तो बेस्ट ऑफ द लैब, बेस्ट ऑफ द मशीन्स, इट इज़ योर बॉडी फिजियोलॉजी which is affecting. The bigger and the more automated the lab, वो आपको एज अ पर्सन आइडेंटिफाई करके आपकी फिगर्स से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो मशीन दे रही है और मशीन को नहीं पता, तो जो भी मशीन आ रही है अगर उसमें कंट्रोल रन है और आपकी रिपोर्ट वो आ रही है वो एक्यूरेट है। मैं लोगों से ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप आजकल इतनी लैब्स हैं और एक नॉन पैथोलॉजी पर्सन विल नेवर नो कि बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, जहाँ सैंपल दे रहे हैं वो अच्छा दिख रहा है, बड़े बोर्ड दिख रहे हैं, मार्केटिंग है, तो वो सैंपल कहीं भी दे देते। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप अपना टेस्ट जहाँ करा रहे हैं वो एक्यूरेट हो, वो सिर्फ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अवेयरनेस भी जरूरी। तो आप जाइए ना, लैब विजिट करिए, किस मशीन पे होता है वो आपके पैथोलॉजिस्ट से आप क्वेश्चन करिए, और हो तो देख लीजिए। यू विथ योर इंटेलिजेंस विल बी एबल टू जज कि आपने सही लैब चूज की है या नहीं। Okay. Not that I want to let you go. And I want to keep you here all day talking to you, learning so much from you today. But we have almost reached to the end of the podcast. So I want to just ask you one last question until we meet again for our next podcast. Fingers crossed. What is the future goal of Central Labs Indore and you being as a founder? So I think I have realized that pathology and testing, diagnostic, is one of the backbone of the entire medical treatment. For accurate treatment, you require accurate diagnosis. There is no question about. What I am looking for is, I have observed that because I was fortunate to be trained in the best medical colleges of the country and abroad, but maybe not everyone, and people in remote areas will not get an access to quality learning. So I have taken two goals: to make quality learning very accessible through international organizations. I have made a tie-up so that we can provide free education of quality to people across. To keep diagnostic most affordable. Mitali, once the whole idea of affordable came to me because when I came to Indore and I was only practicing surgical pathology, सिर्फ कैंसर का ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब मैं नहीं करती। तो सबसे पहले आने के कुछ महीने में ही मुझे एक कम्युनिटी में कैंप के लिए इनवाइट किया। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो पेशेंट को फ्री में देख रहे थे, बिकॉज इट वाज लाइक अ कैंप, सो दे सॉ द पेशेंट फ्री। हमने भी बहुत कम रेट्स कैंप के लिए कंसेशन दिया हुआ था, एंड हमारे नेक्स्ट स्टॉल वाज अ फार्मासिस्ट जिसको ट्रीटमेंट दें। मैंने ऐसे पेशेंट को देखा जो एनीमिक थे और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी, वो हमारे पास आए, हमने टेस्ट के लिए, उन्होंने टेस्ट के पैसे दिए, उसके बाद ट्रीटमेंट के पैसे उनको नहीं बचे। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई थॉट एंड आई ऑब्जर्व
that thousands of rupees are required for basic disease diagnosis. तो अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक क्यों होना चाहिए, वो उस घटना के कारण मैंने डिसाइड किया कि अगर डायग्नोस्टिक इतना महंगा हो जाए कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के ही पैसे न बचे, तो वो डायग्नोस्टिक का क्या फ़ायदा. सो फॉर द कंट्री आई एम ट्राइंग टू गिव अ मॉडल वेयर, और जिसका हमने एग्जाम्पल सेट करके हम मॉडल दे रहे हैं कि अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक इज सस्टेनेबल. ऐसा नहीं है कि मैं चैरिटी कर रही हूँ तो मैं अपनी लैब नहीं चला पाऊँ. इट इज़ जस्ट दैट आई हैव टू वर्क मोर हार्ड. मैं जो एक पेशेंट से कमाती थी, हो सकता है मैं 100 पेशेंट से कमाऊँ. सो इट हैज़ टू बी अफोर्डेबल, इट हैज़ टू बी एक्सेसिबल. मैं 20 रुपये में अगर शुगर कर रही हूँ और पेशेंट को राजवाड़ा से मेरे यहाँ लैब पे सैंपल देने आना पड़ रहा है, तो उसने 20 रुपये से ज़्यादा का तो पेट्रोल ही लगा दिया. Right. So I look into all minor, issues of the patient and try to think. So accessibility and scalability. आज across state या हमने across 5 states भी अभी टेस्ट कर दिए at the same rate of 100 rupees. So my model also is scalable. और अब this was our initial thing. अभी तक हम 4 लाख लोगों को स्क्रीन कर चुके. Soon you will see the big dignitaries inaugurating our next project, which is on end-to-end solution. तो screen करने के बाद, whichever is the ideal way of treatment, the patient can choose allopath, naturopath, Ayurved, homeopath, and reverse. तो हम patient की hand holding करना चाहते हैं from diagnosis to complete cure or complete reversal, especially for lifestyle. Wow. You are literally a visionary, and India really needs patient centric doctors like you who think of the patient more than they think of their earnings. And I'm sure कि अगर इस तरीके से हर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल सोचने लगे और इतना हार्ड वर्क करने लगे, सो वी विल सून बिकम द हेल्दीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. ऑल्सो लाइक मैंने नोटिस किया आज के पॉडकास्ट में कि आपके हर जवाब में, मेरे हर सवाल के आपने इंदौर का नाम एक बार मिनिमम हर बार लिया. हमारी जनरेशन ऐसी बनती जा रही है जो इंदौर से भागकर बाहर चली जाती है, कहती है इंदौर में ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई स्कोप नहीं है एंड एवरीथिंग. और तो ऐसी यंग पॉपुलेशन हमारी जनरेशन से स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट इंदौर? नहीं तो मैं खुद भागी थी, मैं यूके में थी. Okay. मैं बॉम्बे में थी. So when you are young, it is the time you learn more and more. Okay. My son was in IIT Mumbai, my daughter in Harvard. तो मैं तो इसके बहुत फॉर हूँ कि you must go out, learn good things what are going on around the world, come back to your city or your country and give it back. So help your nation through the knowledge which you have gained, and you must gain. So whatever you are gaining, मैं कुछ भी सीखती थी तो बैक ऑफ द माइंड में ये रहता था कि मैं ये वापस जाके इसके थ्रू क्या अपनी सिटी में कर सकूं. Okay. So that's Thank you so much, ma'am. I am honored to have shared time with you. thank you. And even I think this platform, the Pharma Daily, our podcast, the Global Health Talk, everything has received a higher standard today because of you being on the podcast and as a guest. So thank you so much for being with us today. Thank you, Mitali. It was pleasure talking to you.